नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर विवेक पांडे। लेकर आया हूं आपके सामने अज्ञे का प्रसिद्ध काल्पनिक उपन्यास शेखर एक जीवनी। साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और एक लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। कहते हैं कि धीरे धीरे सब कुछ हो जाएगा, कि धीरे धीरे अज्ञान दूर होगा, यह आत्मा पर छाया हुआ कोहरा उठ जाएगा। कहते हैं बहुत कुछ, पर हाथ धरे बैठे रहते हैं। प्रतीक्षा में युग बीत जाते हैं और कुछ नहीं होता। कोहरा उठ सकता है, पर्दा भी उठ सकता है, पर दीवार नहीं उठ सकती। उसे फोड़ना ही पड़ता है, गिराना ही पड़ेगा, नहीं तो वह नहीं मिटेगी। शिखर बोल रहा है। वह स्वभावतः चुप रहने वाला है, लेकिन उसके भीतर कुछ है जो उसे चुप नहीं रहने देता है, जो उसके संकोच के पीछे से निरंतर चोट करता हुआ उसे बाध्य किया जाता है। उन अछूतों में से शेखर ने मित्र बनाने आरंभ किए हैं। अपने भीतर की इस बाध्यता को, उसके प्रत्येक बदलते हुए पर्दों को वह उन पर प्रकट करता है। कुछ एक लड़के इकट्ठा करके उनमें एक समिति बना ली है, जिसका नाम नियम कोई नहीं, लेकिन जो प्रायः उनके कमरे में सम्मिलित होती है और जिनमें निरंतर विचारों का विनिमय, रुचियों, भावों और भावनाओं का संघर्ष होता रहता है। शेखर उनका नेता नहीं है, न उनके मन में न अपने मन में, लेकिन नेतृत्व तो किसी तरह उसी की ओर उद्भूत होता है। वह जो आकारहीन सी समिति है, वह इसीलिए चलती है कि शेखर है। एक समतल उजाड़ भूमि के मध्य में, जिसे हॉस्टल में छात्र अपना प्लेग्राउंड कहते हैं, अछूतों का तिमंजिला हॉस्टल खड़ा है और उनके छत के पक्के फर्श पर बिना कुछ बिछाए चार लड़के लेटे हैं और शेखर की नामहीन समिति की कार्यकारिणी है। कार्यकारिणी कहने का अभिप्राय इतना ही है कि इन चारों में अशांति भीतरी है। वे जाग रहे हैं और आसपास देखकर स्वभावतः चिंतित हैं। समिति के दूसरे दो तीन सदस्य अपनी गति, अपना प्रवाह नहीं रखते। उनमें लहर तब उठती है जब कोई हाथ से हिला देता है या दूर से एक ढेला उनके ऊपर छाई हुई शांति निस्तब्धता में गिरा देता है। शेखर के अतिरिक्त बाकियों के नाम हैं सदाशिव, राघवन और देवदास। इनमें सदाशिव कद में सबसे छोटा किंतु बुद्धि में सबसे तीव्र था। उसके प्रायः खुले हुए टेनिस कॉलर के ऊपर उसकी पतली ग्रीवा, उसके ऊपर बिखरे हुए बालों के कारण और भी बड़े दिखने वाले सिर की छाया में शांत अंडाकार चेहरा, जिसकी छोटी किंतु खूब खुली सी रहने वाली आंखों में एक समझदार करुणा का भाव रहता है। मानो आंखें कह रही हूँ, मैं तुम्हें कष्ट नहीं पहुंचाऊंगी, केवल निकट से देख कर जानना चाहती हूँ। इन सबको देखकर हठात शैली में एक चित्त की याद आती थी और शेखर ने उनका नाम ही शैली रख दिया था। सदाशिव इस नाम से बहुत झेपता था। उसे लगता था कि वह शायद उसके आत्म विस्मित कर देने वाली प्रकृति प्रेम कटाक्ष है, इसीलिए यह नाम स्थायी हो गया था। राघवन और देवदास कुछ भिन्न थे। दोनों ही तमिल प्रांत के शहरों में रहने वाले और शहर की छाप उन पर पर्याप्त मात्रा में थी। राघवन की आंखें चंचल मछलियों की तरह चमकती थी और देवदास की आंखें तो मानो हर समय किसी शरारत की खोज में रहती थी। उनमें विष नहीं था, मानव जाति के प्रति एक स्नेह का भाव ही था, लेकिन स्वभाव से ही देवदास का स्नेह उस प्रकार का नहीं था जो अलग रहकर अपनी अभिमान भरी नीरवता में ही अपने को कह डालता है। उस तरह सेंटिमेंटलिज्म उसे बुरा लगता था। स्नेह निरंतर चुलबुलाहट में, बातचीत में, हंसी मजाक में अपने को छिपाए रखे, यही उसे ठीक लगता था। कभी कोई उसकी हृदयहीनता पर आक्षेप कर देता तो वह हंसकर कहता था, भाई, एक प्रेम होता है तो साष्टांग करके रास्ते में बिछ जाता है। एक प्रेम होता है जो हर समय गुदगुदाता और चुटकियां काटता है। पहले ढंग का प्रेम मेरे बस का नहीं है, और यह बहाना नहीं था, इसमें सत्यता थी। प्रकृति दोष या गुण से ही वह सत्य भी सीधे सच्चे ढंग से नहीं कर सकता। अपनी संकोचशील किंतु पैनी बुद्धि के कारण और त्रावणकोर की विस्तीर्ण हरियाली नीलिमा में पले हुए उदास सौंदर्य प्रेम के कारण सदाशिव शेखर के अधिक निकट था। लेकिन शेखर जानता था कि देवदास और राघवन के बिना जीवन में पूर्णता नहीं आ सकती, और उसे खुशी इस बात की थी कि वे भी उसकी समिति में हैं, क्योंकि जीवन की पूर्णता का पाना ही समिति का ध्येय था। छत पर लेटे लेटे शेखर बीच बीच में सदाशिव की ओर देखता जाता था कि कहीं वह सूर्यास्त में तो नहीं खो गया है, और कहता जाता था, उस स्टीवेंसन किताब में एक कहानी 4 सुधारकों की है जो सामने बैठे हैं दुनिया को कैसे सुधारा जाए। एक ने समाज की कुछ बुराइयां बताकर कहा कि समाज को मिटा देना चाहिए। दूसरे ने संशोधन किया कि समाज तो तब बिगड़ा है जब धर्म रूढ़ हो जाता है।
धर्म ही कुल बुराइयों की जड़ है और उसी को मिटा देना चाहिए। फिर तीसरे ने कहा कि धर्म तो केवल संस्कृति का आदर्श नियम है। अगर संस्कृति खराब होगी तो धर्म ठीक कैसे हो सकता है? इसलिए संस्कृति ही गलत चीज है। अंत में वे इस नतीजे पर पहुंचे कि मानव जहां आगे बढ़ता जाएगा वहां संस्कृति तो होगी ही। इसीलिए मानव जाति ही मूल अपराधी है और उसी को मटिया-मेट कर देना चाहिए। अपने आप में यह नतीजा बहुत ठीक है। मानव जाति को मिटा देना चाहिए। तब न हम यहाँ सुधार पर बहस करने को रहेंगे, न सदाशिव बहस के बीच में सूर्यास्त में लीन होकर मेरा अपमान करने को रहेगा। न सदाशिव ने मानो यह प्रमाणित करने के लिए कहा, और न शेखर किसी का ध्यान दूसरी जगह समझ के उसे गालियाँ दे सकेगा। सब हंस पड़े। शेखर फिर कहने लगा, मुझे लगता है कि इस तरह के आमूल परिवर्तन न करने में खतरा है। यह मैं नहीं कहता केवल सतह पर सुधार किया जाए, वह तो बेवकूफ़ी है। परिवर्तन होना मूल में ही चाहिए, लेकिन वहाँ जहाँ पर बुराइयाँ साफ लक्ष्य हों, केवल तर्क से सिद्ध करके देखने वाला नहीं। राघवन ने कहा, यानी इस कहानी में देखो, धर्म संस्कृति का आदर्श नियम है, लेकिन धर्म की बुराइयाँ संस्कृति से पैदा होंगी, इसलिए संस्कृति बुराई है। यह केवल तर्कना शक्ति का नट का तमाशा है। संस्कृति की बुराई अगर हमें देखनी है तो संस्कृति में स्पष्ट देखनी होगी, इस तरह दूर से सिद्ध नहीं करनी होगी। नहीं तो कहीं अच्छा कहीं कुछ है ही नहीं, बुराई ही बुराई है। और यह हमारी अशांति भी तो हम बुराई में पैदा हुआ मनोविकार है। मानो बुरा होकर अच्छी बात सोच कैसे सकता है? आप अंधकार दूर करना चाहें तो यही कह सकते हैं कि रोशनी जला दें, यह नहीं कह सकते कि अंधकार का अंधियारापन मिटा सकते हैं। सदाशिव ने रोक कर कहा, लेकिन शेखर, यह तर्क भी तुम्हारा खतरनाक है। नैतिक दृष्टि से यह हिंसा का सिद्धांत प्रतिपादित करता है। तुम्हारे कहने के अनुसार चलें तो हमारा काम सिर्फ यथार्थ बुराई का नाश ही है, ध्वंस लीला ही है। वह बुराई पैदा ही ना हो, इसका प्रबंध तुम्हारी दृष्टि में खाम ख्याली है। हम नहीं, किसी हद तक तो तुम्हारी बात ठीक भी है। ध्वंस को मैं गलत नहीं मानता, न उसे हिंसा ही कहता हूँ। हिंसा वहाँ है जहाँ प्रेरणा हिंसा की है, जहाँ अनिष्ट करने की चेष्टा है। इष्ट के लिए की गई हत्या भी हिंसा नहीं है, बशर्ते कि वह इष्ट व्यक्ति का नहीं सृष्टि मात्र का हो। लेकिन यह गलत है कि इस प्रकार बुराई पैदा होने से रोकी जाने की गुंजाइश नहीं रहती। मैं यह कहता हूँ कि बुराई को रोकने की चेष्टा भी आप तभी कर सकते हैं जब आप जानते हों कि वह बुराई है। क्या? यानी एक बार वह आपके सामने आ जाएगी, तभी आप उसे रोकने की चेष्टा कर सकेंगे। आपकी बचाव की कोशिश एक आदिम आक्रमण से शुरू होगी, क्योंकि बिना इसके आप बचाव करेंगे कैसे? अज्ञात शून्य से बचने का आयोजन वैसा ही है जैसा छाया से डकैती करना। यह बात तो जचती है, लेकिन पहली बात फिर भी नहीं जची। इष्ट के मामले में तुम समझते हो, व्यक्ति के लिए अपने को धोखे में रखना कुछ बहुत कठिन काम है। ऐसे भी लोग हैं जो समाज को शुद्ध करने के नाम पर वेश्याओं के पास जाते हैं। जो आदमी वेश्याओं के पास नहीं जाता वह शायद ऑब्जेक्टिव दृष्टि से देखकर कह सकता है कि वेश्याएं समाज शुद्धि का अप्रत्यक्ष साधन है। लेकिन जो आदमी अपनी सब्जेक्टिव वासना का गुलाम कहा जा सकता है, उसे क्या हक है कि वह समाज को ऐसे ऑब्जेक्टिव दृष्टि से देखे? फिर भी लोग हैं जो इस बात पर अपने को विश्वास दिला देते हैं, और तुम्हारे हिसाब से वे लोग निर्दोष हैं। इष्ट और अनिष्ट, व्यक्तिगत इष्ट और विश्व हित में फैसला करने वाला कौन? सदाशिव धीरे धीरे बात करता जा रहा था और देख रहा था कि सूर्यास्त की तरफ ही मानो उसी से प्रश्न कर रहा हो। राघवन दांत देता हुआ बोला, दैट इज द क्वेश्चन। शेखर जैसे कुछ सोचता हुआ सा कहने लगा, वैसे ही व्यक्ति के हित और विश्व के हित में भेद नहीं होना चाहिए। सदाशिव ने बैठकर कहा, वह फिर वही गलती। भेद तब नहीं है अगर ऑब्जेक्टिव व्यापक दृष्टि से देखे, लेकिन जब देखने वाला एक व्यक्ति है और सवाल उसके हित का है, तब वह इतना दूर दृष्टि से कैसे देख सकता है? देवदास ने कहा, मैं देखता हूँ तुम लोग उस कहानी के रेफरेंस से कम नहीं हो। यह तुम लोगों का बहस मुबाहिसा तुम्हारे आत्मसम्मान को भले ही बढ़ाए, किसी काम का नहीं है। इसमें व्यक्ति का हित है, विश्वास नहीं है। चाहे तुम किसी दृष्टि से देखो, विश्व हित काम करने में है। कार्यशीलता में 100 गलतियाँ निकम्मेपन की एक अच्छाई से बढ़कर है, क्योंकि कार्यशील में अपनी गलती को दूर करने की भी सामर्थ्य है, और निकम्मापन अपनी अच्छाई में कायम भी नहीं रह सकता। इसलिए अगर तुम्हें कुछ करना धरना है तो कार्यक्रम नियत कर लो। इन सारी बहस का फायदा विश्व हित में उठाना चाहो तो यह हो सकता है कि
किसी भी कार्यक्रम को अंतिम और अकाट्य मत समझो। संशय मानव का अधिकार है, लेकिन अगर वह उदारता नहीं पैदा करता तो वह मानव का शाप है। शेखर हमेशा यही चिल्लाया करता है। अब जरूरत है इस पर अमल करने की। कार्यक्रम बनाओ और उसमें पहला कार्य लिख लो, उदारता। देवदास की बात में बहस का तल कुछ नीचे उतर आया। जहां वह काले तर्क के खारे पानी में नहीं, कार्य के मीठे रस में हाथ पैर हिलाए। चारों सुधारक उठकर एक दूसरे के निकट आ गए। शेखर ने कहा, अच्छा बताओ, पहला काम क्या हम लोग करें? अंत में वे इस नतीजे पर पहुंचे कि मुख्य कार्य यही हो सकता है कि नौजवानों को जगाया जाए, उनमें एक गंभीरता पैदा की जाए और उनके जीवन को सोद्देश्य बनाया जाए। उन्होंने देखा कि जैसा आमूल परिवर्तन वे चाहते हैं वह इसी तरह हो सकेगा और आवश्यक हिंसा कार्य से वे बचे रहेंगे। और शेखर के साहित्य प्रेम से, सदाशिव के कला प्रेम से, राघवन के विज्ञान और देवदास के इतिहास से यह भी तय हुआ कि जीवन में एक रास्ता आना उनके उद्देश्य को गहरा नहीं करता, उनके लिए घातक सिद्ध होता है। ठीक वैसे ही जैसे एक ईंट पर खड़ी हुई दीवार पक्की नहीं हो सकती। उद्देश्य को दृढ़ करने के लिए, कार्य को स्थायी बनाने के लिए जरूरी है कि जीवन कई जगह पर पृथ्वी से जड़ें जमाए, बट वृक्ष की तरह हर एक दिशा में जाकर एक जीवा लटकाकर धरती से भोजन और बल खींचता रहे। उन्होंने गंभीर होकर इन सब विषयों का अध्ययन करना आरंभ किया और दूसरों को भी प्रोत्साहित करने लगे। लेकिन शेखर के लिए यह ठीक ठाक सुचारू रूप से चलने वाला कार्य बोझ हो गया। न जाने का उसका स्वभाव ही ऐसा था कि वह सिर्फ पर्याप्त काम लेकर ही सुखी नहीं हो सकता था। वह चाहता था इतना काम कि सिर उठाना मुश्किल हो जाए, सांस लेने में भी काम का कुछ हर्ज हो जाने का अंदेशा रहे, इतना कि उनके मन में आने वाली सोच, संदेह, तड़पा देने वाले असंभव स्वप्न, वे सब अवकाश की कमी के कारण मुरझाकर सूख जाएं। अपने कुल 16 एक वर्षों के अनुभव से ही वह समझ सका था कि उसका वह गर्वीला अधीर यौवन का सामर्थ्य ज्ञान असल में अपनी ही पराजय के निशान था, क्योंकि वह मांग रहा था विश्वास। उसमें उठने वाले सवाल भी इसीलिए थे कि कहीं पहुंचकर वे सवाल न रहें, समाधान हो जाएं। उनकी सारी गति उस कहाँ पर पहुंचने के लिए थी। उसे लगा कि यह समिति का प्रोग्राम आरंभ से ही ऐसा हो चला है कि मानो कहीं पहुंच गया है और वह सह नहीं सका कि उसके आगे तक पहुंचने का स्वप्न असंभव हो जाए। एक दिन वह अकेला ही घूमने निकला और सबसे ऊपर उधर चला जहां बोर्डिंग के करीब मील भर दूर अछूता का मोहल्ला था। वहां पहुंचकर उसने देखा मोहल्ले के सिर पर एक हिंदू मिडिल स्कूल की इमारत है, जो पक्की है। बाकी सब मकान आधे कच्चे या बिल्कुल कच्चे हैं। उनके पास तथा बीच में होता हुआ एक नाला बह रहा था। शाम हो रही थी। नाले का पानी पुराने तांबे सा होकर सुलग रहा था। दुर्गंध न होती तो शायद उस समय कहना कठिन होता कि पानी गंदा है। उसके किनारे खड़े शेखर ने एकाएक देखा कि वह अकेला है। आसपास बच्चे नहीं दिखते। उसे कुछ अचंभा सा लगा। शाम के समय बच्चे बाहर न खेल रहे हों? क्यों नहीं है वे बाहर, और खासकर इस अछूत मोहल्ले में, जहां भीतर और चाहे कैसा हो बच्चों के लायक नहीं है। और सोचते सोचते जैसे उसके संचित बल के आगे फिर कोई दीवार टूटने लगी, मार्ग देखने लगा। उसे बाइबिल में से ईशा के दूत जान की बात याद आ गई। उस उन्मत्त आंखों, रूखे बिखरे बालों, कठोर शरीर वाले मृग चर्मधारी युवक के ऐसे किसी स्थान पर खड़े होकर आवाहन किया होगा, जाओ, जीवन के पानी से तुम्हारा अभिषेक करूंगा। और ऐसे किसी लोहित मैली संध्या में मानवता के उच्छिन्न छोटी जात के लोगों ने उनकी सुनी अनसुनी कह दी होगी, कहा होगा कि पागल है। लेकिन उसका निरंतर चिल्लाना सुनकर बाहर निकले होंगे कि देखें, यह जीवन का पानी है क्या भला। शेखर को यह बिल्कुल ठीक लगा कि वहां ऐसे याद आए, क्योंकि जीवन का पानी क्या है? गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, इन सब का पानी तो धर्म और भक्ति में घुल घुल कर प्राणहीन हो गया है। जीवन चिरंतर जीवन कहीं है तो ऐसे ही गदले नालों में जो समाज की नींव इन अछूत में से होते हुए चिर उपेक्षित बहे जा रहे हैं। उन पतित पावनी कहलाने वाली नदियों का पानी तो वैसा ही मरा हुआ है जैसा पंडितों का पांडित्य। तभी तो वह पानी चिताओं को सींचने में, अस्थियों को बहाने में काम आता है। शिखर के सामने यह प्रकट हो गया कि वह सप्ताह भर के अंदर ही उस मोहल्ले के बीच में अछूत बच्चों के लिए एक स्कूल खोलेगा, वहां स्वयं पढ़ाएगा। कैसे प्रबंध होगा, किताबें कहाँ से आएंगी, यह सब उसने सोचा ही नहीं। निश्चय करके उसने आगे घूमने की जरूरत नहीं समझी।
सीधा हॉस्टल की ओर लौटा। राह में मिडिल स्कूल की इमारत देखकर एकाएक उसने पुकारा, दरबान। ठीक 5वें दिन मिडिल स्कूल की इमारत में ही शेखर की रात्रि पाठशाला खुल गई। मिडिल स्कूल के हिंदू संरक्षकों ने उसे इमारत के 2 कमरों में अछूत क्लास बिठाने की अनुमति इस शर्त पर दे दी थी कि वह दरबान के 3 रुपये मासिक दिया करे। सवेरे उठकर उन कमरों को विशेष रूप से झाड़ बुहार कर और पानी छिड़क कर साफ कर देने के लिए, ताकि गंदे बालकों को छूत अछूत के साधारण विद्यार्थियों को न लग जाए। पुस्तकें 2 थीं, दोनों तस्वीरों के एल्बम। अध्यापक 2 थे, शेखर और सदाशिव। अक्षर ज्ञान बोर्ड की सहायता से कराया जाता था। बाकी शिक्षा मौखिक थी या कई तरह के खेलों द्वारा होती थी। 7 विद्यार्थी थे। जिन लोगों की बुद्धि अशांत है, उन्हें हमेशा नई समस्याओं से टक्कर लेने में मजा आता है। उनके सामने पहली समस्या हमेशा एक ही होती है, दुख दर्द की समस्या। संसार का पहला दर्शन सदा ही उसके पीड़ा भरे रूप का दर्शन होता है, और उसके बाद जो दूसरी समस्या है वह भी सदा एक ही होती है। पहली समस्या एक तरह से उसकी भूमिका तैयार करती है, और वह समस्या है नारी की समस्या। संसार का दूसरा दर्शन नारी की मूर्ति का दर्शन है, और शेखर की बुद्धि बहुत जल्दी इस दूसरी समस्या के सामने आ खड़ी हुई। दशहरे के 5-7 दिन की छुट्टियों में शेखर घर गया था। वहां से लौट रहा था। मद्रासियों की भीड़ में, खचाखच भरे हुए रेल के डिब्बों में, 4-5 द्रविड़ भाषाओं में कोलाहल में गूंजते हुए वातावरण में शेखर का मस्तिष्क अपनी रात्रि पाठशाला, अपने शिशु और वयस्क विद्यार्थियों और उनकी पाठ्य पुस्तकों, अब 25 विद्यार्थी थे, जिनमें कुछ वयस्क लोग पहले ही साक्षर थे, के प्रश्न में लीन था। छोटी लाइन की वह गाड़ी इतना सब भार खींचती, झिकझिक करती हुई चल रही थी। उनकी गति की लय में शेखर के विचारों को सहारा मिलता था, और वह आसपास छाए कोलाहल से ऊपर उठ सकता था। जब ट्रेन खड़ी होती थी तब वह थोड़ी देर के लिए सोचना स्थगित करके चढ़ने उतरने वाली भीड़ को देख लेता था। एक बड़े स्टेशन पर गाड़ी रुकी तो शेखर ने देखा कि दरवाजे और खिड़कियों के भीतर घुसती हुई पुरुषों की भीड़ के पीछे एक महिला खड़ी है, और बेबस आंखों से भीड़ की ओर देख रही है। उसके दोनों हाथों में 2 बैग हैं। पीछे कुली ट्रंक और बिस्तर लिए खड़ा है। स्त्री कभी साहस करके आगे बढ़ने को होती है, फिर रुक जाती है। कभी दूसरे डिब्बे की ओर भी देख लेती है, जिसमें और भी भीड़ है, और उस समय गाड़ी का हो चला है। गार्ड ने एक सीटी भी दे दी है। शेखर उठा। खिड़की पर खड़ा होकर उसने कहा, लाइए, मुझे दीजिए सामान। बैग उसने अंदर खींच लिया, कुली से सामान पकड़कर नीचे रख दिया, और गाड़ी के चलने तक दरवाजे पर पहुंचकर उसे खोल और भीड़ को धक्का देकर बोला, चलिए आइए। धन्यवाद की बात से घबराकर शेखर ने अपनी सीट इंगित करते हुए कहा, वहां बैठ जाइए। नहीं, आपने इतनी तकलीफ उठाकर मुझे गाड़ी में बिठाकर इतना ही पर्याप्त है। अब आपकी जगह लेना उन्नीचता होगी। मैं बहुत अच्छी तरह से हूँ, कहकर शेखर खिड़की के पास पड़े हुए ट्रंक और बिस्तर पर बैठकर बाहर देखने लगा, ताकि दूसरी तरफ ध्यान किए पाकर महिला अपने आप उस बिस्तर पर बैठ जाए। आपका अनुमान सही निकला। वह बैठ गई। शेखर ने लौट कर इधर देखा तब वह धन्यवाद देने को हुई, पर शेखर ने फौरन मुंह फिरा लिया, मानो उधर देखा ही नहीं, और चुप हो गई वे। थोड़ी देर में एक पुस्तक निकाल लिए पढ़ने लगी। शेखर भी अपनी पाठशाला में पहुंच गया, लेकिन फौरन ही वह चौंका। कुछ दूर पर खड़ा एक अधगोरा, जिसे शेखर ने अपने पास की सीट पर इसलिए नहीं बैठने दिया था कि वह 2-3 आदमियों को धक्का देकर भीतर घुसा था, और एक को उसने गाली भी दी थी। अब उस महिला को वहां बैठा देखकर बड़बड़ा रहा था, और शेखर की अपनी सीट छोड़ देने पर अपनी गंदी गोराशाही भाषा में टीका कर रहा था। शेखर ने देखा कि टीका सुनकर उस महिला का चेहरा तमतमा उठा है, लेकिन वह किताब के पीछे छिपकर अनसुनी कर देना चाहती है। शेखर ने भी गोराशाही, यद्यपि बहुत हल्के रंग की भाषा का आसरा लेकर उठते उठते कहा, शट अप यू कैड। यह आग में ईंधन हुआ। अधगोरा और भी भगने लगा। शेखर ने आगे बढ़कर कहा, तो तुम्हें चुप कराना पड़ेगा, और एक जोर का घूंसा जबड़े के बाईं ओर मारा। उसने भी शेखर पर वार किया, लेकिन उसे छाती पर लेकर शेखर ने दूसरा घूंसा उसकी थोड़ी पर मारा, जिससे उसका मुंह गाड़ी की छत का ध्यान करने लगा। पीठ सीट के पीठ से टकराई और वह धम्म से गिर गया। थोड़ी देर उठा नहीं। गाड़ी की चाल धीमी हो गई थी। स्टेशन पर हो हल्ला सुनकर पुलिस आई।
लेकिन स्टेशन पर जो पंजाबी सब इंस्पेक्टर था वह शेखर को जानता था। उसने कहानी सुनकर कहा, अच्छा किया आपने, 2 और लगानी चाहिए थी, बदमाश कहीं का। और गोरे को डिब्बे से उतार कर ट्रेन को जाने दिया। बात यहाँ समाप्त हो जानी चाहिए थी, लेकिन समस्या यहीं से आरंभ हुई। शेखर को बैठने की जगह मिल गई थी। उस महिला से इतना परिचय भी हो गया था कि उसने अपना नाम बताया था और यह भी बताया था कि वह अमुक स्कूल में अध्यापिका है, और शेखर ने कहा था कि वह वहीं पास में ही रहता है। इसके बाद दोनों चुप हो गए और वह अध्यापिका फिर पढ़ने में लग गई। शेखर ने चाहा था कि फिर अपने विचारों में लीन हो जाए, लेकिन अब वह देख रहा था कि लोग विचित्र सी सहमी हुई दृष्टि से उसकी ओर देखते हैं कि कई भाषाओं में धीमे स्वर में उसकी आलोचना हो रही है। कहीं एक कह रहा है कि यह पंजाबी है। मद्रासी वेश में होने के कारण शेखर का पंजाबीपन तब तक दिखा नहीं था, और सब देखने और आलोचना में किसी को भी यह नहीं पता लगा है कि शेखर ने साधारण औचित्य निभाया है, जो उस महिला को बिठा दिया है और उस गोरे की बकवास को बंद करा दिया है। कुछ की दृष्टि में वह एक धूर्त है, जो इस छोटी सी बात के सहारे उस महिला से संबंध जोड़ना चाहता है। कुछ के लिए वह एक मूर्ख नौजवान है, जो आजकल की पढ़ी लिखी चरित्रहीन औरतों के चंगुल में फंस कर रहेगा। कुछ के लिए शेखर और वह स्त्री दोनों ही नीच हैं और अपने कपटपूर्ण व्यवहार से कोई जघन्य अपराध छिपाना चाहते हैं। यह सब उनकी बातों में नहीं है, लेकिन उनके इशारे, आंखों के भी और शब्दों के भी ऐसा ही कह रहे हैं। शेखर के सुनने के लिए नहीं कह रहे हैं, उससे चोरी ही कह रहे हैं। इसीलिए शेखर को वह और भी तीखा लग रहा है। शेखर मुड़कर सिर खिड़की से बाहर निकाल लेता है। बादलों से ओझल पहाड़ी हवा उसके तपे हुए कानों के पास से सनसनाती हुई निकलती है, तो वह सोचने लगता है कि क्या बात है, इस तरह का नैतिक अविश्वास उसने अब तक नहीं जाना था। पाप उसने बहुत जगह देखा था कि यह भी है, लेकिन पाप ही मानव की हर एक प्रेरणा का मूल है। ऐसा भयानक संदेह, ऐसा असंदिग्ध अविश्वास वह अपने हृदय में नहीं जमा सका है। समझ में नहीं आता कि ऐसा करके कोई जी कैसे सकता है। जिसके हृदय की नाड़ियों में कीड़े कुलबुला रहे हों, वह शांत कैसे रह सकता है। पुरुष और स्त्री का संबंध व्यक्ति के रूप में नहीं, सामूहिक पुरुष और सामूहिक स्त्री के रूप में उनका संबंध इस घातक अविश्वास के रूप में शेखर के सामने पहली बार आया। आज उसने देखा कि संसार के कष्ट के प्रश्न से भी बड़ा यह संसार के अविश्वास का प्रश्न है। यह बड़ी भारी समस्या जो मानव मात्र ने उस व्यक्ति में केंद्रित कर दी है, जिसे शेखर ने अब तक सिर्फ सहारे के रूप में जाना है, नारी में। और इस विचार से ही उसका दम ऐसे घुटने लगा जैसे उसके नासापुटों में, फेफड़ों में कीड़े घुसे जा रहे हों। शेखर की समिति के सामने उसके उद्देश्य धीरे धीरे कुछ अधिक स्पष्ट होने लगे। नौजवानों में जितना गंभीर, असंतोष और परिवर्तनशील जगाने की आवश्यकता है, उतना ही स्त्रियों में भी जगाना चाहिए। इस पुरुष प्रधान सभ्यता का अपनी संपूर्णता में संतोष तोड़ देना होगा। उसका यह औचित्य का दावा झूठा दिखाना होगा, तभी हमें आगे बढ़ने का मार्ग मिलेगा। यह नारी मात्र में अविश्वास, नारीत्व को ही पापात्मा बनाने का संगठित षड्यंत्र नष्ट करना होगा। पौरुष के मद में पागल हमारे दार्शनिक और समीक्षक कहते हैं, स्त्री को पापमयी दुर्प्रेरणा समझना रोमांटिक युग की देन है, जब पुरानी रूढ़ियों में हमारा विश्वास टूटने लगता है। पुराना धर्म, पुराना ज्ञान, पुराना दैवी विधान हमें अपने नए विधान के कारण अपर्याप्त और झूठा लगने लगता है। जब हमें पहले पहल मालूम होता है कि इस अब तक सुव्यवस्थित जान पड़ने वाले विश्व में कुछ अव्यवस्थित बेठीक भी है, तब हम उसे पाप कहते हैं। लेकिन जब वह हमें मधुर भी लगने लगता है, आकर्षित भी करता है, तब हम रोमांटिक बनकर आकर्षण का अनौचित्य छिपाते हैं। हम कहते हैं सौंदर्य में आकर्षण है, वह हमें बांध लेता है, उसमें पड़कर हम नियत के गुलाम हो जाते हैं और वह हमें गड्ढे में ढकेल देता है। और सौंदर्य का सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान प्रतीक नारी नहीं तो क्या है। इसलिए नारी मूल पाप भावना है, महामाया है, पतन है, और इस प्रकार हम अपने में संतुष्ट रहते हैं और संगठित अविश्वास की दीवार खड़ी करते हैं। वह दीवार हमें तोड़नी होगी। शेखर बोलता है, सदाशिव कभी कभी दाद देता है, नहीं तो चुप रहता है। उसकी चुप में शेखर अपना सहयोगी पहचान लेता है। देवदास हंस देता है, पर जो काम सुपुर्द होता है लगन से करता है। केवल राघवन का उत्साह कुछ घट रहा है।
समिति के उद्देश्य ज्यों-ज्यों साफ होते जाते हैं, उसके मेंबर भी बढ़ते जाते हैं, क्योंकि उन्हें कोई सुस्पष्ट सिद्धांत चाहिए, जिसके अग्नियान में वे अपनी-अपनी डोंगियाँ बाँध दें। समाज के समुद्र के पार घिसटते चलें, लेकिन उससे काम कुछ अच्छा होने लगा है, ऐसा नहीं जान पड़ता, बल्कि विरोधियों को अब विरोध के लिए कोई बात मिलना आसान हो गया है। फिर भी ये अनेक तरह के जाल-जंजाल काटता हुआ काला धुआं, उगलता हुआ अग्नियान चला ही जा रहा है। उसका कप्तान शेखर सदाशिव जैसा सहकारी पाकर अपने को धन्य मानता है। शेखर और उसके साथियों का एक दिन एकाएक ही नामकरण हो गया, एंटीगोनम क्लब। बात यूं हुई, समिति बहस मुबाहिसे के बाद धीरे धीरे इस नतीजे पर पहुंच रही थी कि उनका युवक समाज स्त्रियों के प्रति वही भाव रखे जो एक आदरणीय अतिथि के प्रति रखा जाता है। वे रहें कुछ अपरिचित ही, लेकिन सम्मान पाएं, कष्ट में सहायता पाएं, विपत्ति में संरक्षण पाएं, और इतना सब होते हुए भी स्वाधीन रहें, किसी तरह उनके प्रति बाधित ना हो। अपनी ओर से शेखर ने यह तय कर लिया है कि वह विवाह नहीं करेगा, उसकी बात भी नहीं सोचेगा। इस निश्चय पर पहुंचने के बाद ही उसने हॉस्टल के एक ओर लगी हुई बेल के नीचे एक छोटी सी मीटिंग की थी और उसमें अपने विचार प्रकट किए थे। अब तक अविवाहित रहने, स्त्रियों के प्रति दूरस्थ भाव का यत्न करने की बात आई, तब तक श्रोता ऊब गए थे और एक एक दो दो करके चले गए थे। रह गए थे केवल उनके सामने 3 मित्र। शिखर फिर भी कहे जा रहा था, आप देखिए, हमारे साहित्य में, कहानी में, उपन्यास में, नाटक में, मंच और पट पर सब जगह आप यही पाएंगे कि लेखक नैतिकता का प्रपंच खड़ा करता है। नरक की यातनाएं भोगती हुई लड़कियां लंबी लंबी सुनने में खूब बढ़िया स्पीचें देकर बताती हैं कि वे पतिव्रत के लिए मर रही हैं, क्योंकि पतिव्रत ही उनके लिए सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा धर्म है, जिसके लिए सैकड़ों मरी जा रही हैं, सैकड़ों सती हुई या जौहर करके भस्म हो गई, सैकड़ों हाथियों के पैरों के नीचे रौंदी गई। पुरुष दर्शकों के लिए पुरुषों द्वारा तैयार की गई मरीचिका। अपनी बड़ाई, अपनी महत्ता के दर्प में मदमत्त बेवकूफ पुरुष सार देखता है, सुनता है, पढ़ता है, झूम उठता है। क्यों? क्योंकि कहानी या नाटक की नायिका का यह पतिव्रत क्या है? यह एक गुलामी है, चाहे सहज स्वीकार की गई हुई गुलामी, जिसके द्वारा वह अपने को अपने पति में यानी दर्शक में पुरुष जाति के और इस प्रकार अंततः दर्शक के अधीन करती हैं, क्योंकि अपने पुरुषत्व के कारण दर्शक की प्रतिनिधि के रूप में वह पति है और नायिका की दारुण यातनाओं का वह बीभत्स दिग्दर्शन उन सभी के लिए है, उनके व्यक्तिगत अहंकार की पुष्टि करता है। यही पतन है, यही सबसे बड़ा पाप है। यह एक मौलिक अपराध को बनाए रखने और अमर करने के लिए एक विराट षड्यंत्र, पुरुष के अधिकार को बनाए रखने के लिए। सदाशिव बीच में ही, लेकिन बिना विरोध के कहा, पर स्त्री से स्वीकार तो कर लेती। हम ठोकरें मारकर स्वीकृति लेते हैं, तभी स्त्रियों के बनाए हुए साहित्य में वह शक्ति नहीं आती। वे लिखती तो हैं पुरुष के आदर्श में अपने को बांध कर, तभी उनका लिखा हुआ झूठ और बेजान होता है, सुंदर चाहे हो, कागज के बने हुए फूल की तरह। लेकिन कहकर सदाशिव मानो कुछ सोचने लगता है। देवदास ने कहा, भाई, तुम्हारी बात तो जीना मुश्किल कर देगी। हर वक्त हर बात में हम आदर्श खोजने बैठेंगे तो काम कैसे चलेगा? और कहीं कभी कोई स्त्री तुमसे कुछ बात पूछ बैठेगी तो तुम जवाब भी नहीं दे पाओगे। यही सोचते रहोगे कि कहीं जवाब में पुरुष का दर्प तो नहीं आ रहा है। मैं कहता हूँ तुम 5 मिनट में उल्लू बन जाओगे, राह चलना मुश्किल हो जाएगा। शिखर बेल को हाथ से पकड़े बैठा है। देवदास की बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर गंभीर होकर बोला, तो उल्लू बनने से डरना क्यों? बहुत करना है तो उल्लू बनना ही होगा। हमें चाहिए कि उसी में अभिमान कर सकें, अपना अपमान वैसे धारण करें जैसे यह बेल इन आरक्त फूलों को। कहकर उसने फूलों का एक गुच्छा तोड़कर चुप बैठे राघवन के बटन में खोस देता है। मजाक में ही औरों ने भी फूल तोड़े और बटन में लगा दिए। हंसी में सभा भंग हो गई। जब चारों जन हॉस्टल में जाने लगे, तब किसी ने एंटीगोनल लता के वे फूल देखकर कहा, यह एंटीगोनम क्लब चला आ रहा है और क्षण भर में नाम प्रसिद्ध हो गया, स्वीकार भी हो गया। स्वीकृति से उसमें जो उपहास का डंक था वह टूट गया, लेकिन उपहास ही शांत हो जाए ऐसा नहीं था। क्लब के सदस्य संख्या बढ़ने लगी। शिखर को शक होने लगा कि इस वृद्धि का कारण क्लब के आदर्श नहीं, बल्कि क्लब का संकेत व एंटीगोनम नाम का फूल है। उसने कई बार देखा था, आप राष्ट्र के नाम पर लोगों को बुलाइए तो कोई नहीं आएगा, लेकिन राष्ट्रीय झंडा लेकर चलिए तो बहुत लोग नीचे आ खड़े होंगे।
अपने कोट के कॉलर में तिरंगा के बिल्ला लगा लेंगे। फिर भी शेखर के पास कोई उपाय नहीं था कि वह पहचान कर सके अग्नि परीक्षा के सिवाय कोई परीक्षा नहीं है, और उसी परीक्षा के लिए अग्नि भड़काना उसकी दृष्टि में इतना बड़ा पाप है कि अब राम का भी आदर करने में अपने को असमर्थ पाता है। सोचकर शेखर ने एक हस्तलिखित पत्र निकालने का निश्चय किया जो क्लब के आदर्शों का प्रचार करे। मेंबरों से उनसे लेख मांगे और स्वयं भी लिखने लगा। सदाशिव को चित्रण का काम सुपुर्द हुआ। टाइटल के लिए आरक्त एंटीगोनम का एक गुच्छ, भीतर जो उसकी इच्छा हो। अंग करीब करीब तैयार हो गया था और बड़ी आतुरता से उसकी प्रतीक्षा हो रही थी। यहाँ तक कि हॉस्टल के कई छात्र इस ताक में थे कि शेखर के कमरे से लिपि उड़ा ली जाए, क्योंकि प्रकाशन के बाद बहुत दिन तो मेंबरों में ही चक्कर काटेगा, उसके बाद कहीं उन्हें देखने को मिलेगा। पत्र में इतनी दिलचस्पी है, इससे शेखर बहुत प्रसन्न था, लेकिन उसी प्रसन्नता के कारण उसके कार्य में एक विघ्न भी हो रहा था। संपादकीय लेख तैयार नहीं हुआ था और जितनी ही प्रतीक्षा बढ़ती थी उतना ही शेखर का विकल्प, क्योंकि वह चाहता था संपादकीय लेख पढ़कर तहलका मच जाए, क्लब के विरोधियों के मुंह टूट जाएं, उपहास गले में ही घुट जाए। तब एक दिन घटना घटी। राघवन ने कॉलेज से लौटकर बिस्तर बांधना शुरू किया। पूछने पर मालूम हुआ कि उसने 10 दिन की छुट्टी ली है और घर जा रहा है। क्या बात है, कुशल तो है? एकदम ऐसे जा रहे हो? सब ठीक है? काम से जा रहा हूँ। अरे भाई बताओ तो क्या काम है? बहुत पूछने पर राघवन ने रुकते रुकते कहा, भाई मेरी शादी हो रही है। शेखर ने अचकचा कर कहा, अरे। थोड़ी देर बाद कुछ स्वस्थ होकर उसने प्रश्न पूछना आरंभ किया, कब, किससे, कैसे तय हुई, क्यों, इत्यादि। राघवन पहले तो चुप रहा, फिर उसने बताना शुरू किया कि पिता ने 5-6 वर्ष पहले सगाई कर दी थी। लड़की बड़े मालदार घर की है। राघवन ने उसे देखा नहीं है, न वह शादी ही चाहता है। पिता जोर दे रहे हैं, तारीख भी तय कर दी है, इसीलिए वह जा रहा है। तुम्हारी आयु कितनी है? आयु तो काफ़ी है, 20 वर्ष। लेकिन मैं अभी। शेखर क्रोध नहीं संभाल सका। आयु काफ़ी है यह कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? 20 वर्ष के हो गए हो, अभी इतना दम नहीं कि जबरदस्ती शादी होने से रोक दो? नहीं करना चाहते शादी तो क्यों नहीं कहते कि नहीं करेंगे? नहीं, मैं नहीं सुनना चाहता तुम्हारी बात। एक बार कह दिया ना तो क्या बहादुरी की? तुम कोई भेड़ बकरी हो कि गले में रस्सी डालकर खींच ले जाएंगे और तुम्हारी बलि दे देंगे? तुम आदमी हो, आदमी। और तुम कहते हो कि नौजवानों को दृढ़ बनाएंगे। तुम साथी बने थे हमारे इस काम में कि स्त्रियों को समर्थ बनाएंगे। तुम्हारी स्त्री उस आदमी का क्या आदर कर सकेगी जो उसकी चोटी में कूदे जाने से इनकार नहीं कर सका? क्योंकि मैं इसे शादी नहीं कहूँगा। शादी तब होती जब तुम स्वयं अपनी इच्छा से उधर बढ़ते, स्वयं अपनी संगनी चुनते और फिर सारी दुनिया से लड़कर उसे ग्रहण करते। तुम। राघवन को यह फटकार अच्छी नहीं लगी। जुझलाए हुए स्वर में कहा, कहना आसान है, माँ बाप की इच्छा के खिलाफ मैं कैसे जाऊं? उन्होंने मुझे पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया। क्या उसके प्रति मेरा कोई उधार नहीं है, कोई ऋण नहीं है? मैं इस बुढ़ापे में उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम इसे कायर समझो, मैं नहीं समझता। तुम सा हृदयहीन मैं नहीं हूँ, न होना चाहता हूँ। ऋण? लेकिन 20 वर्ष तक मेहनत करके उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि तुम अपने पैरों पर खड़े हो सको, स्वाधीन हो सको। क्या उसके प्रति तुम्हारा ऋण नहीं है? मानवता के प्रति तुम्हारा ऋण नहीं है? कल्पना करो कि 20 वर्ष बाद माता पिता यह पाएं कि हमने अब तक एक नर नहीं, एक भेड़ की सेवा की है। कल्पना करो 20 साल के विवाहित जीवन के बाद स्त्री यह जाने कि मेरा और इस आदमी का साथ केवल इसीलिए हुआ कि इसके पिता ने एक भेड़ मेरे पल्ले बांध दी। मैं ऐसा भागा पिता या स्त्री हूँ तो आत्महत्या कर लो। राघवन तुम। भाई मुझे कुछ मत कहो, मुझसे यह नहीं हो सकता। मैं उनका विरोध नहीं कर सकता। जब तुम्हें ऐसी मजबूरी का सामना करना पड़ेगा तब जानोगे। मजबूरी? हाँ मजबूरी। तब माता पिता को क्यों बदनाम करते हो? मजबूरी उनकी ओर से नहीं, तुम्हारी ओर से है। इस सूट के भीतर दुबकी हुई मिमियाती भेड़ की लाचारी। शिखर पैर पटकता हुआ बाहर निकल गया। अपने कमरे में जाकर उसने क्लब का पत्र उठाया और संपादकीय के लिए खाली पेज लेकर सामने बैठ गया। कलम उठाई, लिखने लगा। तब तक सब लेख लिखकर संशोधन के बाद सुंदर अक्षरों में नकल किए जा रहे थे, लेकिन इस समय शेखर के भीतर मानो एक भट्ठी धधक रही है, जिससे उसके विचार शीशे की तरह उबल रहे थे और ठीक ढले ढलाए बाहर आ रहे थे।
उनमें जरा भी संशोधन संवर्धन की आवश्यकता नहीं थी, गुंजाइश नहीं थी। साहित्य में, समाज में, कला में, जीवन में सब जगह वही मनमोहक आरंभ, वही मनमोहक प्रवाह और अंत में वही गहरी खड्ड। प्राणों का पंछी उड़ान भरता है, लगता है वह आकाश की छत को छू लेगा, लेकिन एकाएक वह टूट कर गिर जाता है, मानो बिजली की मार से नष्ट हो गया हो। हम लोग खूब बढ़िया इमारत बनाते हैं, एक एक पत्थर जोड़कर मंदिर सजाते हैं, लेकिन अंत में जब प्लास्टर होने लगता है तब सारा घटापोट पैरों की धूल हो जाता है, मिट्टी में मिल जाता है। यह क्यों? यह इसलिए कि हमारे आदर्श डर की भीत पर कायम है, हमारे विशाल भवनों की नींव खोखली है। जैसे ही शास्त्र कहते हैं कि हमारी देवताओं के पैर भूमि पर नहीं टिकते, समाज की सड़ती हड्डियों के भड़कीले लाल रेशम में लपेटकर हम कहते हैं, देखो हमारा युवक समुदाय। शेखर ने अभी लिखना समाप्त नहीं किया था कि अंधेरा हो गया। वह बत्ती जलाने के लिए उठा कि उसे मालूम हुआ कि उसके माथे और नाक पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें हैं। वह जरा हवा लेने के लिए बाहर उठकर बरामदे में टहलने लगा। और भी कुछ एक लड़के घर जा रहे थे। मालूम हुआ था कि उन दिनों शादी के लिए साइत अच्छी है, उसके बाद कई महीने तक ब्याह नहीं हो सकेंगे। यह भी मालूम हुआ कि किसी लड़के ने अपनी भविष्य की पत्नी को देखा नहीं है और न किसी ने इतनी जल्दी ब्याह कर लेने की इच्छा है। शिखा एक लंबी सांस लेकर लौट आया, फिर लिखने लगा। प्रत्येक भारतीय नौजवान अपनी शादी पर पछताता है और प्रत्येक उसके लिए माँ बाप को दोषी ठहराता है। मैं तो नहीं चाहता था, लेकिन माँ बाप के जोर दिया, परिस्थिति ऐसी हो गई थी, इत्यादि। इसका अर्थ यही है कि प्रत्येक भारतीय नौजवान अपने माँ बाप का गुलाम है और चाहते हैं शासन की गुलामी से निकलना, समाज की गुलामी से निकलना, अज्ञान की और प्रकृति की गुलामी से निकलना। स्वयं परमात्मा की गुलामी से निकलने की बात करते हैं वे जो जीवन के अंधकूप में खचाखच भरे हुए हैं, जो अपने ऊपर कुटुंब रूपी ढक्कन देखकर उस अंधकूप को और भी अंधेरा और प्राणघातक बना रहे हैं। कलम की स्याही चुक गई थी, लेकिन संपादकीय भी समाप्त हो गया था। उसकी आखिरी पंक्तियों की सूखती हुई कलम से ही उसने किसी प्रकार घसीट कर शेखर ने कलम रख दी। तब एक क्षण के लिए उसे एकाएक लगा कि वह अकेला है और एक सखा चाहता है। उसने मेज पर अपने खुले हुए संपादकीय लेख पर सिर टेक दिया और एक लंबी सांस ली। फिर वह उठा, कोट की जेब से कुछ पैसे निकालकर जेब में डाले, हॉस्टल की सीढ़ियां उतर आया। नीचे कॉमन रूम के बाहर 2-3 लड़कियों के बीच सदाशिव खड़ा था। उसने शेखर से कहा, एंटीगोनम प्रकाशित हो गया है, मेरी मेज पर रखा है, ले लो। और इस समाचार से जागे हुए कुतूहल को न देखता हुआ बाहर निकल गया। एंटीगोनम के उस बहुप्रधा बेल से उसने फूलों का एक गुच्छा तोड़ा, फिर समुद्र की ओर चल दिया। शेखर ने देखा कि वह बेवकूफ़ है, और सिर्फ हॉस्टल ही नहीं, सारी क्लास और सारा कॉलेज इस बात को जानता है कि वह बेवकूफ़ है। कॉलेज में वह एक क्लास से दूसरी क्लास में जाता है, तब उसे लगता है कि आने जाने वाले सब लोगों की आंखें उस पर लगी हैं और उन सब आंखों में उपहास है। क्या उस एंटीगोनम के फूल के कारण? लेकिन वह तो बहुत से लड़के लगाते हैं, उन पर कोई नहीं हंसता। मानो लोग जानते हैं कि एंटीगोनम फूल चाहे हो किसी के बटन में लगा हुआ शेखर के ही कारण है। और सब लोग क्लब की बात भी जानते हैं, उसके पत्र की बात भी जानते हैं। कुछ एक ऊंची क्लासों के लड़के जो दूसरे कॉलेज से आते हैं, वे तक उनकी ओर देखकर मुस्कुरा देते हैं और उनकी मुस्कुराहट में शेखर को दिख जाता है कि वे भी उसकी बेवकूफ़ी जानते हैं। कभी कभी कोई आवाज़ें भी कसता है, ब्रह्मचारी जी, वो प्रोफेसर साहब जा रहे हैं। कभी कभी 2-4 लड़के साथ चल रहे होते तो एक सुनाकर कहता, यार तुम सब तो भेड़े हो, भेड़े, और बाकी भेड़ों की तरह मिमियाने लगते। शेखर दुख और ग्लानि से भरकर सोचता, इन लोगों को मुझसे कब का बैर है। मैं बेवकूफ़ ही सही, ये लोग जानते भी हैं सही, लेकिन ये लोग हर समय उसकी याद क्यों दिलाते हैं, जबकि मैं भूलना चाहता हूँ। और वह अपने पीड़ित अभिमान को छिपाने के लिए और भी तनकर चलता। उसके बटन में एंटीगोनम का फूल मानो और भी आरक्त होकर चमक उठता। और तब शेखर देखता कि कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियां भी शायद उसका उपहास कर रही हैं, लेकिन इससे उसे दुख नहीं, एक जलन होती है। पुरुष उसे बेवकूफ़ समझकर हंसे, यह बात उसकी समझ में तो आती थी, लेकिन वह उनके अधिकारों का खंडन करता था। लेकिन ये लड़कियां, वे अपनी आज़ादी का आदर नहीं करती, तो क्या उनकी सद्भावना के प्रति क्षमा भाव भी नहीं रख सकती? कभी वह सोचता, पुरुषों ने ही उन्हें इतना कमीना बना दिया है कि उदारता उनमें रही ही नहीं।
लेकिन न जाने क्यों उसे लगता कि यह तर्क झूठ है। कमीनापन भले ही पुरुषों ने पैदा किया हो, लेकिन यह उपहास वृत्ति उनकी स्वाभाविक है, और यह उसे सहन नहीं होता था कि नारी में, भारत की उस नारी में जिसमें वह भविष्य की आशा देखता था, इस प्रकार की मौलिक कठोरता हो। वे उससे घृणा करें, यह उसे स्वीकार्य नहीं था, यह नहीं। लेकिन एक दिन उसके एक सहपाठी ने उसे कहा, भाई सोची तुमने दूर की। शेखर ने क्षीण विस्मय से कहा, क्या? यही सब सुधार उधार की बातें, शादी न करना, औरतों से दूर रहना, वगैरह वगैरह। क्या मतलब? हाँ भाई, गजब की चाल है। आखिर बात क्या है? शेखर ने कुछ खींच कर बोला, अरे भाई, हम एक हैं कि कोई हमारी तरफ देखता भी नहीं, तरस के रह जाते हैं। तुम एक हो कि हर वक्त तुम्हारी चर्चा रहती है। कॉलेज भर की लड़कियां तुम्हारी राह देखती हैं, और क्लास की लड़कियां तो तुम पर मर जाती हैं। शेखर ने कुछ और खींच कर और काफी विस्मित सा होकर कहा, तुम एक ही बेवकूफ निकले। अरे, उन्हें कैसे मुझ आदमी से दिलचस्पी होगी? मैं तो उनके पास नहीं फटकता, न मुझे। अजी रहने दो, बहुत बनो मत। क्या लड़कियां उन लोगों को पसंद करती हैं जो उनके पीछे जूते चटकाते फिरते हैं? वैसे लोगों की तो वो परवाह ही नहीं करती। वे जानते हैं कि ये तो बेदाम के गुलाम है। उन्हें वह आदमी पसंद होता है जिसे जीतने में शिकार का लुत्फ आए, कुछ खतरा हो, कुछ तकलीफ हो। तुमको किसी ने लड़की की छाह के पास भी नहीं देखा। इससे जो लड़की अपनी किताबें तुम्हारी खोपड़ी पर लाद कर तुम्हें अपने पीछे पीछे घसीट सकेगी, वह अपने को रानी क्रिस्टीना से कम नहीं समझेगी। तुम निश्चय मानो, तुम्हारी पांचों उंगली घी में ही है। शेखर को एकदम क्रोध हो गया, लेकिन साथ ही उसे यह भी याद आया कि 3-4 दिन पहले क्लास की एक लड़की ने उससे पूछा था, समाज के बारे में आपके क्या विचार हैं? मैं एक निबंध लिखना चाहती हूँ उसके लिए। शेखर ने उत्तर दिया, मैं अपने लेख दिला दूंगा, पढ़ लीजिएगा। लेकिन उसने जोर दिया था कि वह स्वयं शेखर से सुनना चाहती है, और तब शेखर ने लाइब्रेरी में बैठकर बड़ी मेहनत से और काफ़ी कष्ट से उसने अपने विचार उसे सुनाए थे और पढ़ने के लिए कुछ किताबें बताई थी। उसने बातें काफ़ी कड़वी कही थी, और चलने पर यह देखकर हैरान हुआ था कि नमस्कार के साथ उसे इतनी मधुर हंसी क्यों मिली है। अब याद आते ही उसका हृदय एक संशय से भर उठा। कहीं सहपाठी की बात ठीक तो नहीं है? उसने क्रोध में उसे कहा, तुम अपने गंदे विचार अपने पास रखो, समझे? मुझे इस सब बकवास से कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसका मन एक उद्वेग से भर गया था कि लोग उसके विचारों को, उद्देश्यों को न देखकर उसे ही देख रहे हैं। वह क्लास की लड़कियों से और भी बचने लगा। जहाँ तक हो सकता है ऐसे समय क्लास में आता कि कोई उससे बात न कर सके, सबसे पहले उठकर पिछवाड़े से बाहर निकल जाता। अपनी ओर से ध्यान हटाने के लिए उसने एंटीगोनम का फूल लगाना भी छोड़ दिया था, लेकिन उसे लगने लगा था कि इसका असर उल्टा ही हो रहा है। जिस दिन वह पहले पहल बिना फूल लगाए आया, उस दिन उसने देखा बोर्ड पर 3-4 गुच्छे एंटीगोनम के टंगे हैं, और सामने लड़कियों की बेंच पर भी 2-3 फूल किसी ने रख दिए थे। दूसरे दिन किसी ने बोर्ड पर लिखा था कि शिखा के फूल कहाँ हैं? अगली बेंचों से पूछो। अगली बेंचों पर लड़कियां बैठती थी। उसने देखा कि उसका निस्तार कहीं नहीं है। कभी वह कहीं भाग जाना चाहता है, कभी वह चाहता है कि किसी लड़की से पूछे, सब लड़कियों से पूछे, वे क्या सोचती हैं, क्या चाहती हैं उससे। क्या सचमुच उसका वही विचार है जो लड़के अनुमान करते हैं, जो लड़कों के बोर्ड पर लिखे वाक्यों से ध्वनित होता है? फिर कभी उसे लगता है कि अगर सचमुच वही बात है, तब वह पूछ कर बेवकूफ़ बनेगा। यह सब परिणामहीन उलझन उसे खाने लगी। एक दिन उसने पाया कि वह अकारण हर समय उन लड़कियों की बात सोचता रहता है, क्लास में कुछ पूछता है या प्रोफेसर के प्रश्न का उत्तर देता है, तो अपने को इस ध्यान में लगा पाता है कि उसका असर उन लड़कियों पर कैसा होता है। जिस दिन उसने पहले पहल यह जाना, उस दिन कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गया। क्या मैं सचमुच हार गया? क्या वह रोमांटिक विचार ठीक है, और स्त्री नियत बनकर पुरुष को अनजाने अपना गुलाम बनाती हैं और उसके प्राणों को हर लेती हैं? वह नहीं मानेगा इसे। वह नियत का गुलाम नहीं है, उनका प्रतिद्वंदी है। वह उसी दम क्लास से उठकर बाहर चला गया। 2-3 घंटे बाहर भटकता रहा और अंत में मानो अभिभूत सा होकर समुद्र की ओर चल दिया। लेकिन उस दिन उसे समुद्र से भी सांत्वना नहीं मिली। तब वह लौटकर अपनी रात्रि पाठशाला में जा बैठा और बच्चों से बातें करने लगा।
परीक्षा के दिन निकट आ रहे थे। शेखर का कॉलेज तैयारी की छुट्टियों के लिए बंद होने वाला था और निश्चय हो रहा था कि छुट्टियां होते ही रात पाठशाला भी बंद कर दी जाए और कॉलेज दोबारा खुलने पर ही खुले। इस शीघ्र आने वाली 4 महीने की लंबी अवधि पर बालक कुछ खिन्न थे, इसलिए शेखर का स्वागत उन्होंने अधिक उत्साह से किया और शेखर थोड़ी देर के लिए नारी जाति की ओर अपनी मुसीबतों को भूल गया। इन बच्चों के मध्य में उसे लगा कि वह रक्षक है, समर्थ है। वह भूल गया कि वह एक भाराक्रांत थका हुआ बेवकूफ शिकार है जिसके पीछे कई शिकार लगे हैं। समुद्र के किनारे खुली धूप में दोपहर भर नंगे बदन भटक कर शेखर शाम को घर लौटा। वह नहाने गया, पर नहाने पर भी अशांति दूर नहीं हुई थी और वह अपने कपड़े कंधे पर लाद कर तपती हुई रेत में भटका किया था। जब उसका बदन धूप से जलकर स्याह पड़ने लगा था, तब दोबारा नहाकर और कपड़े पहनकर वह घर आया था। हॉस्टल के जीने पर चढ़ते ही उसने देखा उसके कमरे के बाहर रात पाठशाला की उसकी क्लास के 2 लड़के खड़े हैं। उसने जल्दी से पास जाकर पूछा, क्या है शाम्ब? शाम्ब शिव ने चुपचाप एक लिफाफा उसकी ओर बढ़ा दिया। शेखर खोलकर पढ़ने लगा। बड़ी मेहनत से काट कर बनाए गए कार्ड पर बड़े बड़े अपर अक्षरों में लिखा था, उसी रात पाठशाला के छात्रों की ओर से अध्यापकों की विदाई का जलसा होगा जिसमें अध्यापक चंद्रशेखर की प्रतीक्षा है। शेखर के हृदय को एक मीठी करुणा ने छू लिया। उसने पूछा, औरों को भी बुलाया है? जी हाँ, सबको बुलाया है, पर अध्यापक सदाशिव के सिवाय बाकी नहीं जाएंगे। क्यों? लड़कों ने उत्तर नहीं दिया। तब शेखर ने पूछा, जलसे में क्या होगा? अभिनंदन पढ़ा जाएगा। और दोनों लड़के एक दूसरे की ओर देखकर रह गए, बोले नहीं। शेखर ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों, कोई भेद है क्या? कुछ शरारत सूझी है? लड़कों ने कहा, बताने को मना किया है, पर साथ ही शेखर के मुस्कुराने से जैसे कुछ खुलकर उन्होंने कहा, जलपान भी होगा। हैं? कहकर शेखर चुप हो गया। उसके मन में आया कि पूछे, इतना पैसा कहाँ से आए? लेकिन उनके इस स्नेह के ख्याल से वह ऐसा भर गया था कि यह प्रश्न पूछना अपमान सा लगा। उसने कहा, अच्छा तुम लोग चलो, मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। दोनों लड़के चले गए। शेखर ने अविश्वास करना नहीं सीखा था, लेकिन आज न जाने क्यों उसके मन में आया कि जो लोग निमंत्रण नहीं स्वीकार कर रहे हैं वे खाने के डर से ही वैसा कर रहे हैं। उस बोर्डिंग में अछूत वर्गों के ही लोग रहते हैं। उनमें भी यह भाव कि स्कूल के लड़के अछूत हैं और शायद यह भी कि कंकाल हैं और गंदे हैं। मन ही मन शेखर ने तय किया कि वह अगले वर्ष इन लोगों का सहयोग नहीं मांगेगा, बल्कि मिलने पर अस्वीकार कर देगा। उसने फिर स्नान किया, अच्छे सफ़ेद कपड़े पहने, फिर उसमें अपने एक नए एल्बम के 3 चित्र निकाले, नीचे उतरकर एंटीगोनम के बहुत से फूल लिए और रात पाठशाला की ओर चल पड़ा। सदाशिव कहीं बाहर गया था, वहां से सीधा ही पाठशाला पहुंचने वाला था। जब जलपान करते करते शेखर और सदाशिव मीठे उलाहने के साथ उन 26-27 छात्रों छात्राओं, स्कूल में 3 छोटी लड़कियां भी आती थी, को कह चुके कि उन्होंने बिना उनसे पूछे जलपान के लिए आपस में चंदा इकट्ठा करके ठीक नहीं किया। और जलपान के बाद शेखर सब छात्र छात्राओं को चित्र और फूल बांट चुका। उनके अभिवादन के लिए जुड़े हुए हाथों को पकड़कर रूधे गले से कह चुका, देखो पागल मत बनो। और उसके बाद सदाशिव भी थोड़े से शब्दों में उनको धन्यवाद दे चुका। तब शेखर को चलने के लिए तैयार पाकर बच्चों ने कहा, शेखर दादा आप चुप ही रहेंगे? अध्यापक शेखर से शेखर दादा बनकर वह चुप नहीं रह सका, लेकिन बोलना तो पहले ही उसे असंभव हो रहा था। और फिर शेखर अक्षर ज्ञान कराने और थोड़ा बहुत काम चलाने लायक तमिल तो जानता था, इतनी कहाँ जानता था कि अपने उस समय के भाव व्यक्त कर सके, जिन्हें कि वह अपनी भाषा में नहीं कह सकता। लेकिन अपने पर जमी एक टक भोली आंखों से मानो वह संवेदन की नई भाषा सीखने लगा और वह हिंदी अंग्रेजी तमिल के विचित्र खिचड़ी बनाकर उसके मुंह से निकल पड़ी। पहले मैं समझता था मैं आपकी सेवा करने आया हूँ, यह मेरी देन है, लेकिन आप लोगों ने मुझे सिखाया कि वह झूठ था। हम लोग अपने घमंड में रहकर बूढ़े हो गए, सूखे काठ की तरह अकड़ गए हैं। अब हमें आपसे विनय सीखना है, आपसे नरमाई पानी है, आपसे नया जीवन यौवन पाना है। आज मैं आपकी ज़बान पर यह छोटे छोटे बिना अर्थ के अक्षर देखता हूँ जो हम कायदे में से आपको सिखाते हैं।
लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आपके इसी ज़बान पर एक नई भाषा के शब्द होंगे, जिनमें अर्थ होगा। वह ताकत होगी जो उथल-पुथल मचा देगी, जाति और संप्रदाय का नाश कर देगी, एक नया धर्म पैदा करेगी, जिनमें हम और आप भाई होंगे, सगे होंगे। आज वह दिन नहीं आया तो इसीलिए कि अभी हमारे और आपके दिलों में वह नहीं है, लेकिन वह आएगा शीघ्र। शिखर ने अपने भारी होते हुए गले को जरा सा आराम देने के लिए चुप होकर चारों ओर देखा। कुछ लड़के उनकी बात समझ रहे थे, कुछ नहीं समझ रहे थे, लेकिन फिर भी स्नेह से उनकी ओर देख रहे थे। यह देखकर उनके भीतर कुछ उमड़ आया। उसने सदाशिव को पुकारा, सदाशिव, मेरी बात ये नहीं समझ रहे हैं, तुम सुनो, मेरी ओर से अनुवाद कर देना। और फिर कहने लगा, जिन लोगों के साथ रहना और खाना मैंने स्वयं चुना, ये सभी अछूत हैं, अदर्शनीय हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, उनमें मैंने मित्र पाए हैं, भाई पाए हैं। कोई उन्हें पूछता नहीं था, देखता नहीं है, उनके पास नहीं जाता, इसलिए उनके दिल सच्चे हैं, ताजे हैं और आग से भरे हैं। उन लोगों से कोई बात नहीं करता, इसलिए उनमें अनुभूति और तीखी है। आप ही वे लोग हैं, आप ही मेरे संगी स्नेही हैं, आप ही मेरा कार्यक्षेत्र हैं, आप ही मेरी शक्ति। मैंने आपको अपनाया है, पहचाना है, और मैं इसमें सुखी हूँ। लेकिन आप इसके लिए कृतज्ञ मत होइए। आप उस तरह अपने को छोटा मत बनाइए। मैं ब्राह्मण होकर आप लोगों को अपने साथ ले रहा हूँ, ऐसा भाव मुझ में नहीं है। मैं स्वयं आपके साथ आया हूँ। भीतर कहीं मैं भी अछूत हूँ, आपका भाई हूँ। मैंने अपने आप को दान नहीं किया, मैंने आपको पाया है। शेखर चुप हो गया। सदाशिव आगे आकर अपने वक्तव्य का अनुवाद करने लगा। लड़के उसे सुनने लगे। वे वयस्क थे। वे कुछ करुणा से, स्नेह से शेखर की ओर देखने लगे। उनके पीछे शेखर ने देखा कि एक लड़का दो हाथ लिए खड़ा है, और एकाएक वह अभिभूत हो गया। हल से जोती हुई भूमि की तरह टूटा हुआ सा अनुभव करने लगा। सदाशिव की बात समाप्त करने से पहले वह उठा और तेजी से बाहर निकल गया। पीछे उसने अनुमान से जाना कि कुछ गड़बड़ फैली है, कुछ लोग उसे रोकने निकले हैं। वह भागा। भूलना गलत है, भूलना असंभव है। वह भाराक्रांत है, थका हुआ है, बेवकूफ है, और चारों ओर से घिरा हुआ है समुद्र पर, लेकिन आज समुद्र जैसे उसे देखता नहीं है। आज यह भीतर की घुमड़ती हुई घटा उसका क्षितिज भर रही है, उसे लीलने बढ़ती जा रही है। वह लौटकर बोर्डिंग आया। दो एक कपड़े, किताबें और एक तौलिया लपेटकर उसने गठरी बनाई और अडयार नदी पर पहुंचकर महाबलीपुर जाने वाली रात की नाव पर सवार हो गया। महाबलीपुर में एकांत समुद्र है। किनारे पर बहुत से मंदिर हैं, पीछे पोखरे हैं जिनमें कमल के पत्ते छाए होंगे। वहाँ शायद वह कुछ शांत होगा, कुछ पढ़ सके, परीक्षा के लिए तैयारी हो सके। गर्मी है, नाव के भीतर बैठना असंभव है। छत के ऊपर बैठने की जगह नहीं है। छत दोनों तरफ से ढालू है। माझी उस ढलाव पर ही ना जाने कैसे लेटे रहते हैं और सो भी रहते हैं। यह देखकर शेखर भी जा लेटता है। बीच के ऊंचे स्थान पर बाहें हटकाकर वह लेट जाता है। जब तक बाहें वहां रहें तब तक तो ठीक है, पर छोड़ने पर बाहें अटकाकर उसे लगता है कि वह फिसलकर नदी में गिर जाएगा। वह गिरने का खतरा मानो जगह को और भी गहरी बना देता है। शेखर एक हाथ से छत पकड़कर किनारे की ओर सरक आता है। आगे क्षितिज तक गई हुई नदी को देखता है। चांद निकल रहा है। नाव की गति से नदी पर उठी हुई छोटी छोटी मछलियां चांदनी में चमक कर परे हट जाती हैं, मानो बुला रही हों। सतह के नीचे भी छोटी छोटी बिजली से चमकने वाली मछलियां इधर उधर भागकर मानो हरी आग से कुछ लिखती जाती हैं। उनके भागने से आलोजित पानी भी किसी प्रकार से चमक उठता है, मानो उसमें भी वह हरी आग लगी हुई है। नाव भी चांदनी में घुल सी गई है और आलोक में उसकी गति मानो और भी शब्दहीन हो गई है। गति के कारण मल्लाह भी चुप है। रहस्य रहस्य रहस्य। शिखर मानो धीरे धीरे अपने आप से निकलने लगता है, खुलने लगता है। एक व्याप्त रहस्य में मौन से मिलकर स्वस्थ होने लगता है। हॉस्टल के लड़के, कॉलेज की लड़कियां, शहर के लोग सब उसकी चेतना में से मिटने लगते हैं। उसके द्वारा पाए हुए आघात, घाव इस स्वच्छ चांदनी में मैल की तरह घुलने लगते हैं। उसकी बाँह थक जाती है। वह हाथ के बजाय अपनी गर्दन वहां अटकाकर और पैर छत के सिरे में बंधी हुई एक रस्सी की गांठ में अटकाकर सीधा लेट जाता है और पाता है कि वह फिसलता नहीं है,
लेट सकता है। थकान उसे आती है, बड़ी मीठी थकान, पर मस्तिष्क उसका भरा आ रहा है उन स्कूलों के बच्चों से, उनकी मधुर मुग्ध दृष्टि से, इस मुग्ध चांदनी से, और आज न जाने क्यों शारदा के ध्यान से भी। शारदा को देखे 2 वर्ष हो गए, न जाने वह है कहाँ। शेखर ने याद नहीं किया, लेकिन आज इतने दिन बाद, इतनी कला और कटुता के बाद, एक स्वच्छ, शांत, स्नेह भरे क्षण में वह इस सारे रहस्य का हिस्सा बनकर आई है। शारदा, थकान, चांदनी, शारदा। अगर वह सो सकता, शारदा को स्वप्न में देख सकता, सो सकता। बलिपुर को सहस्त्र मंदिरों का स्थान कहते हैं। वह बेजा नहीं है, लेकिन उन अगणित मंदिरों का अंतवश है समुद्र तट पर बना हुआ शिव का मंदिर, जिसका द्वार समुद्र की ओर खुलता है, जिसके अनगढ़ पत्थर के चौखट के बीच समुद्र का विस्तार देखता है। उसके पास सूर्य और चंद्रमा का उदय। शेखर ने एक ही दिन में दोनों देखे हैं। फिर रात भर वही मंदिर की देहली में पड़े रहकर चाँद का क्रमशः ऊपर उठते हुए छोटा होते जाना देखा है। मानो वह परे हटता जा रहा है। देखते देखते उसे फिर शारदा की याद ने ओस की तरह मीठे स्पर्श से भिगा दिया है। महाबलीपुर में आने के दूसरे दिन शेखर सवेरे सूर्योदय देखकर ही मंदिर से लौटा और सो गया। 10-11 बजे उठकर उसने मुंह हाथ धोकर जलपान किया और फिर घूमता हुआ समुद्र तट पर जा पहुंचा। फिर एक किताब उसने साथ ले ली। यद्यपि वह जानता था वह पढ़ेगा नहीं। समुद्र तट पर मंदिर की छाया में बैठकर वह समुद्र में खड़े हुए एक पत्थर के स्तंभ की ओर देखने लगा। कभी वह स्तंभ एक मंदिर के गोपुरम का अंग था, लेकिन समुद्र आगे बढ़ता हुआ उस गोपुरम और मंदिर को लील गया। शिव मंदिर के द्वार तक आ पहुंचा। उसी का स्मारक वह स्तंभ अभी शिव मंदिर अजय खड़ा है, 200 वर्षों में अरोक सागर के वारों को अचल भाव से सहता हुआ। शेखर को उस स्तंभ तक तैर कर जाने की इच्छा प्रबल हुई। वहां से मंदिर का दृश्य कितना सुंदर होगा। फिर मंदिर के पीछे जब सूर्यास्त होगा, तब मंदिर की सीढ़ियों पर स्वर्ण किरीट पहने हुए लहरों की क्रीड़ा कितनी मनमोहक। 3 बज चुके थे। 1 घंटा भर उसने किसी तरह पढ़ने के बहाने अपने को रोका। फिर उसने कपड़े उतारकर एक पोटली बनाकर रख ली और पानी में उतर पड़ा। तैरना उसने अभी तक ठीक तरह से सीखा नहीं था। थोड़ी थोड़ी दूर तक ही किसी प्रकार चला जाता था। आधा रास्ता तय करते करते उसकी सांस फूलने लगी, लेकिन वह यह सोचकर आगे बढ़ता गया कि अब तो जैसा पीछे लौटना वैसा ही आगे बढ़ना। आखिर जब शक्ति बिल्कुल खर्च हो गई, जब हाथ उठाना भी एक यातना बन गया, तब किसी तरह वह स्तंभ के पास पहुंच गया। बची हुई शक्ति से उस स्तंभ के चबूतरे को पकड़ा और अपने को खींचकर उस पर बिठा लिया, लेकिन बैठकर भी वह सुस्ता नहीं सका। ज्वार उठ रहा था, लहरों का वेग बढ़ता जा रहा था और स्तंभ का चबूतरा भी धीरे धीरे डूब रहा था। अपनी जगह कायम रहने के लिए अब शेखर खंभे को जकड़ कर बैठा था। वह प्रत्येक लहर मानो उसे स्थानच्युत करने के लिए अधिक क्रुद्ध फुफकार करती थी। थोड़ी ही देर में शेखर ने पाया कि वहां सिर्फ टिके रहने के लिए अपना जोर उसे लगाना पड़ रहा है। वह उसे शीघ्र थका देगा और तब उसका वहीं डूबना निश्चित हो जाएगा। उसके मन में मानो तटस्थ भाव से यह बात आई कि वह वहां वैसे मरना नहीं चाहता। उसकी मृत्यु और किसी तरह होने को है और उसे अभी कुछ करना बाकी है। शेखर ने स्तंभ को छोड़ दिया और किनारे की ओर तैरने लगा। सूर्यास्त में अभी देर थी, लेकिन धूप का प्रकाश कुछ लाल सा होने लगा था और किनारे पर मछुओं के कुछ नंगे बच्चे इकट्ठे होकर नाच रहे थे। शेखर उनका स्वर नहीं सुन सकता था, लेकिन उसे लगा कि वे उसे ही खंबे के पास खड़ा देखकर चिल्ला रहे हैं। उसे इससे सुख सा हुआ। वह तैरते हुए अपने को भी उन बच्चों में एक बच्चा अनुभव करने लगा। वह थक गया, हाथों ने उठने से इनकार कर दिया। वह गोते खाने लगा। उसे याद आया कि ऐसी हालत में घबराना नहीं चाहिए। गोता खाकर फिर सांस के लिए ऊपर उठना चाहिए। वह लहर के नीचे डूब गया। थोड़ी देर बाद फिर ऊपर आया, तब सांस की कमी से उसके सारे शरीर में सुइयां चुभ रही थी। उसने हवा के एक बड़े से झोंके के लिए मुंह खोला कि एक लहर और आई, जिसके ऊपर वह उठ नहीं सका। मुंह में हवा के साथ पानी भर गया। वह फिर डूब गया और फिर ऊपर उठा। फिर मुंह खोला कि एक गहरी सांस ले ले।
कि फिर लहर में छिप गया, तिलमिला गया, डूब गया। तब एकाएक उसने अपने को छोड़ दिया। कोई लाभ नहीं इसका, आगे मृत्यु है। फिर उठेगा, फिर पानी भर जाएगा, बेहोश हो जाऊंगा और अनजाने में मर जाऊंगा। व्यर्थ सांस क्यों लूं? मृत्यु यही सही। मृत्यु मैं जान लूंगा कि मृत्यु क्या होती है, अनुभव कर लूंगा। यहाँ घबराना नहीं चाहिए। ऐसा शायद किसी ने बतलाया है। घबराया नहीं। उसने आंखें खोली। खारा पानी उसमें चुभ गया, विस्तीर्ण कड़वा नीलापन। मृत्यु मैं देख लूंगा। घबराना नहीं होता। मृत्यु। बच्चों का कोलाहल, क्या ये फरिश्ते हैं? शेखर ने उठने की कोशिश की, लेकिन सफलता इतनी मिली कि घबराकर मुंह से और नाक से खारा पानी उलट दिया। पीठ में बड़ा दर्द हो रहा था। छाती पर मानो पत्थर रखा हुआ था। बदन सारा चरमरा रहा था। वह अवश्य मर रहा है, लेकिन मर गया क्यों नहीं है? उसने फिर उठ बैठने की कोशिश की, आंखें खोली। मच्छुओं के बच्चे उसके छिले हुए बदन को घिरे हुए थे। एक आदमी उसकी छाती दबा रहा था। समुद्र को उसकी आवश्यकता नहीं थी। लहरों ने उसे निकालकर बाहर फेंक दिया था। वह एक जलती हुई यातना भरी कोशिश से उठ बैठा। वह चाहता था उसी रात मद्रास लौट जाए, लेकिन उठना भी उसके लिए असंभव था। मछुए उसकी धर्मशाला तक पहुंचा गए थे। वहां वह पड़ा रहा, सारा बदन बुरी तरह दुख रहा था, लेकिन उसे लगता था जो कुछ हुआ था ठीक हुआ था। अब वह जी सकेगा, बढ़ सकेगा। उसने मानव पुनर्जन्म पाया था और अब वह जीवन का सामना दोबारा करने के लिए तैयार था। वह जो चला आया था, उसने सौंदर्य में जो वेदना को भुला देने की, संघर्ष से बचकर भागने की कोशिश की थी, वह व्यर्थ थी, गलत थी। सौंदर्य कुछ नहीं है अगर वह शक्ति नहीं है, प्रेरणा नहीं है। यह उसे समुद्र ने सिखा दिया था। उस आदि गुरु, आदि सत्य, आदि शिव, आदि सुंदर समुद्र ने। सौंदर्य वही है जहाँ संग्राम है, और उसे वही देख सकता है जिसके भीतर शक्ति है। वह आदि शक्ति को जिसने एक बार देखा है, उसने अपने को सदा के लिए समर्थ बना लिया है। वह पथ भ्रष्ट नहीं हो सकता। मर सकता है पर झुक नहीं सकता। नष्ट हो सकता है पर कींच में रेंग नहीं सकता। लेकिन जीवन न जाने क्यों सूना हो गया। शेखर ने अपने को हॉस्टल के लोगों से किसी प्रकार के भी संपर्क से खींच लिया। एंटीगोनम क्लब को तोड़ दिया, पत्र भी बंद कर दिया और निर्मम होकर अपनी पाठ्य पुस्तकें चाटना शुरू किया। लेकिन वह शून्य कुरेद कुरेद कर कहने लगा, लोगों से बच लोगे, मुझसे कैसे बचोगे? दिन भर पढ़कर या पढ़ने की कठोर व्यर्थ प्राय तपस्या करके। वह शाम को उदास सा मुंह लेकर कभी समुद्र किनारे जा बैठता, कभी हॉस्टल से कुछ दूर पर एक सरोवर के बीच में बने हुए मंदिर के पीछे, जहाँ घंटा ध्वनि आरती तो सुन पड़े और झील में दीपकों का प्रतिबिंब भी दिखे, लेकिन आने जाने वाले लोग न दिखें। उस पर एक दुख की छाप थी। यद्यपि वह नहीं जानता था कि उसे क्या दुख है, समझ नहीं पाता था। कभी उसे लगता वह सौंदर्य चाहता है, सौंदर्य शक्ति है, लेकिन वह शक्ति नहीं मांगता, सौंदर्य मांगता है। कभी उसे लगता वह एक संगी चाहता है, लेकिन वह संगी भी देवदास नहीं है, सदाशिव भी नहीं है, और शारदा शारदा भी नहीं हो सकती। यद्यपि वह चाहता है कुछ और, इनसे भिन्न कुछ, इनसे ऊपर कुछ, लेकिन वैसा क्या हो सकता है? अपने से झल्लाकर वह पूछता, क्या मैं देवता चाहता हूँ, जबकि वे होते नहीं, हो सकते नहीं। एक दिन सदाशिव ने कहा, देखो शेखर, अभी परीक्षा के 3 सप्ताह बाकी हैं, काफ़ी पढ़ाई हो सकती है। क्यों ना मेरे साथ घर चलो, वहाँ त्रावणकोर की शांति में ठीक से पढ़ सकोगे। शेखर ने खामखा अप्रसन्न स्वर में कहा, क्या मैं पढ़ता नहीं हूँ? सदाशिव ने कहा, पढ़ते तुम हो, लेकिन पढ़ाई नहीं होती। क्लास में तुम सदा अच्छे रहते आए हो, अब देखता हूँ। शेखर ने कुछ उदासीन से स्वर में बिना विरोध के कहा, पास तो हो जाऊंगा कि नहीं? सदाशिव ने इसका उत्तर नहीं दिया। बोला, मैं कल परसों चले जाने की बात सोच रहा था, तुम भी चलो तो अच्छा हो। इकट्ठे होंगे तो दोनों को प्रोत्साहन भी मिलता रहेगा। तुम्हें अच्छी तरह पास होना ही चाहिए शेखर। शेखर कुछ देर तक चुप रहा। उसने देखा कि सदाशिव का निमंत्रण सच्चा है।
उसकी सद्कामना भी सच्ची है और त्रावणकोर शारदा का जन्म स्थान, उसके शैशव की क्रीड़ा स्थली और शायद उसका वर्तमान निवास। एकाएक वह सदाशिव के प्रति रुखाई के प्रति शर्मिंदा हो गया, लेकिन हाँ, वह नहीं कह सकेगा। शारदा के कारण भी नहीं, बल्कि उस प्रलोभन के कारण और भी नहीं। समुद्र ने उसे वापस यहाँ फेंक दिया है, यहीं वह रहेगा, इस अधमरी अवस्था में ऐसे ही अकेला। नहीं सदाशिव, मैं नहीं जाऊँगा। क्यों नहीं जाओगे? नहीं, मैं बहुत बदतमीज आदमी हूँ, तुमसे लड़ूंगा, तुम्हें भी नहीं पढ़ने दूंगा। मुझे तो पास होना नहीं है, मैं खत्म हो गया हूँ और उसका क्रोध तुम पर निकालूंगा। एकाएक शेखर लौट पड़ा और चलने लगा। सदाशिव ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, शेखर, मुझे बताओ तुम्हें क्या दुख है? शेखर पिघल गया। उसने चाहा कि कंधे पर से उस हाथ को झटक दे जिसके सहारे सदाशिव एकदम इसके पास आ गया है, पर वह ऐसा कर नहीं सका। पर उस हाथ के स्पर्श ने उसका निश्चय बदल दिया। लेकिन इनकारी की रुखाई अब स्वीकृति में आ गई। शेखर ने ढीले स्वर में कहा, अच्छा चलता हूँ, लेकिन एक शर्त है। क्या? कि आज ही चल पड़ो, अभी शाम की गाड़ी से। सदाशिव ने एक स्निग्ध मुस्कान लेकर कहा, चलो, बांधो बिस्तर। त्रिवेंद्रम पहुंचकर सदाशिव ने घर में शेखर को अलग कमरा दिलवा दिया और कहा कि वह जितना चाहे एकांत ले सकता है। सदाशिव भी बुलाने पर ही आएगा, केवल नौकर अपने काम के लिए आया करेगा। शेखर ने नजर फिराकर चारों ओर देखा, बड़ी शीशेदार खिड़की से बाहर झांका। वहां खड़े यूकेलिप्टस के पेड़ और उसके नीचे पड़ी कैनवस की आराम कुर्सी को भी, और संतुष्ट होकर पूछा, यह कमरा किसका? पहले मेरा था, अब तुम्हारा है। पढ़ाई के लिए ठीक रहेगा। शेखर ने जैसे झाँक कर कहा, सदाशिव, तुम तो दोस्त कहलाने के काबिल। और कहने के प्रयास से झेप सा गया। सदाशिव चला गया। पढ़ाई भी ठीक होने लगी। वह पाता कि सदाशिव के अलावा उसके घर के लोग उससे स्नेह करते हैं। उसने स्वयं कहकर भोजन उनके साथ ही करना आरंभ किया। उसके बाद कुछ देर उनके साथ सदाशिव के वृद्धा और कुछ कुछ पागल किंतु स्नेह भरी माँ के साथ सदाशिव के छोटे भाई के साथ गपशप भी कर लेता। सदाशिव की एक बहन थी जिससे माँ को बहुत प्रेम था। उसके मरने पर ही वह दुख से पागल हो गई थी। तब से मस्तिष्क का विकार पूर्णतः ठीक नहीं हुआ था। केवल शाम को घूमते जाते समय उसे किसी का साथ सहन नहीं होता। वह अकेला ही न जाने किधर किधर भटक कर रात तक लौट आता। कभी कोई पूछता कि किधर गया था, तो कह देता यूं ही शहर की तरफ, या यूं ही पता नहीं कहाँ। कोठियाँ ही कोठियाँ थी। 6 दिन की पढ़ाई के बाद अब उसे एक धक्का लगा। घूमते घूमते वह याददाश्त के लिए अक्सर राह की कोठियों की दुकानों के बोर्ड पढ़ा करता था। यद्यपि बहुत ध्यान से नहीं, और अक्सर पढ़ते ही भूल जाता था। उस दिन भी वह अनमना सा बोर्ड देख रहा था कि दिल धक से हुआ। उस धड़कन ने चौंक कर उसने दोबारा बोर्ड पढ़ा, शारदा के पिता। वह ठिठक गया। फाटक के पास आकर दोबारा नाम पढ़ा, फिर खड़ा रह गया। भीतर जाने को हुआ, लेकिन इतना उद्विग्न था कि जा नहीं सका। फिर धीरे धीरे वह वापस लौट आया। उस शाम और अगले दिन वह किसी से नहीं मिला। शाम को वह फिर निकला घूमने और उधर ही चला। अहाते के भीतर घुसकर देखा, कोई नहीं था। कोठी के बरामदे में जाकर उसने किवाड़ खटखटाया। नौकर ने किवाड़ खोलकर नाम पूछा। शेखर ने बता दिया। कुछ क्षण बाद उसने देखा कि वह शारदा की माँ के सामने खड़ा है। माँ ने बहुत सी इधर उधर की बातें की। स्वास्थ्य पूछा, परीक्षा का नतीजा पूछा, आपकी पढ़ाई की बात पूछी, माता पिता का हालचाल पूछा, वहाँ आने का कारण और रहने का ठिकाना पूछा, चाय के लिए पूछा। शेखर को बस एक बात पूछनी थी, लेकिन वह उसके लिए साहस न बटोर सका। वह उत्तर ही उत्तर दे सका। आधे घंटे बाद वापस लौट आया। 8वें या 9वें दिन की पढ़ाई नहीं हुई। तब उसे याद आया, सदाशिव ने 10 दिन के लिए वहाँ आने की बात कही थी। क्या कल लौटना होगा? वह जल्दी कपड़े पहनकर फिर उधर चला। फाटक के भीतर घुसते ही उसने देखा, कोठी से एक और शारदा खड़ी है। उसने यह भी लक्ष्य किया कि शारदा ने भी उसे देख लिया, पहचान लिया है, और क्षण भर भी बिना रुके फौरन भीतर चली गई है। वह भीतर जाकर बैठ गया। माँ थी, उनसे बातचीत करने लगा। आज चाय को भी उसने इनकार नहीं किया। उसमें कुछ समय तो लगेगा। शारदा कमरे में आई
और अब मानो उसने पहले पहले शेखर को देखा। विस्मय के स्वर में बोली, तुम यहाँ कहाँ, कब आए? शेखर के उत्तर देने से पहले ही माँ ने मीठे स्वर में कहा, बेटी, इनके लिए चाय बनवा कर भेज दो। शेखर ने लक्ष्य किया कि माँ के स्वर में वह मिठास सभ्यता के बरसों के अनुभव से प्राप्त हुई है। चाय पीकर वह चला। शारदा फिर नहीं दिखी। घर पहुंचकर शेखर ने सदाशिव से कहा, क्या कल ही चलना होगा? दो एक दिन ठहर नहीं सकते? दो छोड़ के तीन ठहरो, पढ़ाई ठीक हो रही है ना? हाँ। कितने घंटे हो जाती है? हफ्ते भर में ही वह सूरत निकल आई है, कुछ मद्रास के लिए भी छोड़ दो ना। कहकर शेखर ने फिर एकांतवास में घुस गया। शेखर रोज वहां जाता, लेकिन बंगले के भीतर न घुसता। उसने समझ लिया कि शारदा और उसके मिलने का बड़े सभ्य मीठे किंतु दृढ़ ढंग से विरोध हो रहा है। वह फाटक से कुछ दूर खड़ा होकर प्रतीक्षा करता। तीसरे दिन शारदा के लिए बाहर निकली। उसके हाथ में एक सेंटीन का मनी बैग था। शायद बाजार के लिए वह निकली थी। शिखर एक पेड़ की आड़ में था। जब शारदा बिल्कुल पास आ गई तब वहां से निकलकर उसने पुकारा, शारदा। शारदा का चेहरा खिल उठा, लेकिन फौरन ही उसने मुड़कर एक भीत दृष्टि से पीछे बंगले की ओर देखा। शेखर ने कहा, तुम तो ऐसे डरती हो जैसे मैं कोई भूत हूं। शारदा ने उत्तर नहीं दिया। तुम मुझे बताए बिना ही क्यों चली आई थी? मीठे उलाहने से शेखर ने कहा। और तुम मुझे बिना बताए तुम कहाँ गुम हो गए थे? मैं तो जानती भी नहीं थी कि तुम कहाँ हो। शेखर ने लक्ष्य किया कि वे पास के एक पार्क की ओर जा रहे हैं। आजकल क्या कर रही हो? परीक्षा की तैयारियां। 10-15 दिन रह गए हैं। मैट्रिक? हाँ, मेरी भी परीक्षा होने वाली है। इंटर की? हाँ। थोड़ी देर की शांति के बाद शेखर ने कहा, परीक्षा के बाद तुम मद्रास आ जाना, वहीं कॉलेज में पढ़ना। क्यों? मैं भी वहीं होऊंगा। और जो ना हूं तो? शारदा शायद थोड़ा सा मुस्कुराई। तो मैं समझूंगा मैं तुम्हारा कोई नहीं हूं। तुम हो कौन? शेखर उस फीकी रोशनी में देख नहीं सका कि शारदा मुस्कुरा रही है या नहीं। वह पार्क के फाटक की चरखड़ी घुमाने लगा। लेकिन शारदा ने कहा, नहीं अब नहीं, मैं जाती हूँ, माँ बिगड़ेगी, फिर आऊँगी सवेरे। और जल्दी जल्दी लौट गई। शेखर भी धीरे धीरे घर वापस आ गया। सवेरे पार्क में वे फिर मिले। बातें रुक रुक कर शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे बांध खुल गया। शारदा ने बताया कि बड़ी बहन की शादी के लिए वे चले आए थे और उसी समय पिता की बदली भी यहाँ हो गई थी। तब से वे यहीं थे। उसने यह भी बतलाया कि शेखर के परीक्षा देने चले जाने के बाद वह बहुत रोई थी, रो रो कर बीमार हो गई थी। तब माँ ने कुछ कुछ समझ लिया था कि उसे क्या हो रहा है। तब से उसका व्यवहार कुछ बदल गया था। उसने शारदा को बच्चा समझना छोड़ दिया था। अब वह उससे बराबरी का विनयपूर्वक बर्ताव करती थी। लेकिन उस विनय में कितना शासन था, कहते कहते एकाएक मुस्कुराकर बोली, अब मैं बड़ी हो गई हूं ना। और तब शेखर अपनी बातें कहने लगा। कैसे उसकी माँ भी कठोर शासन करती है, जिसमें विनय भी नहीं है। कैसे उसने कॉलेज में मित्र बनाए, अपने एंटीगोनम लीग की बातें, अपने आदर्श, अपनी रात्रि पाठशाला, अपनी निराशा, अपने सखा समुद्र और मंदिर और पोखरा और कमल के पत्ते। और फिर वह सुनाने लगा कि वह महाबलीपुर गया था, किस तरह वहाँ समुद्र में तैरने चला गया था और डूब गया था। राधा के मुंह से एक हल्की चीख निकली, जो शेखर को बड़ी प्रिय लगी, जिसमें शेखर के लिए इतनी चिंता थी। तब वह और भी रोमांचकारी कहानियां सुनाने लगा, अपने घर से भागने की, कश्मीर में झील में डूबने की। शारदा ने कहा, बस करो, और नहीं सुनूंगी ऐसी बातें। क्यों? वादा करो कि मानोगे। बताओ तो, तुमसे कुछ मांगना है। वादा करो कि दोगे। दूंगा। वचन दो कि अपने जीवन में ऐसा खिलवाड़ नहीं करोगे, उसे खतरे में नहीं डालोगे। शेखर का हृदय सुख से भरा आ रहा था और उसके साथ ही साथ उसमें एक साहस का भी उदय हो रहा था। लेकिन उसका दिल धड़कन के मारे फट जाएगा। उसमें एकाएक कह ही दिया, शारदा, तुम मुझे प्यार करती हो? शारदा ने उत्तर नहीं दिया। बताओ शारदा, प्यार करती हो? शारदा ने हड़बड़ा कर उठते हुए कहा, मैं घर जाती हूँ, अब बहुत देर हो गई है। माँ नाराज होगी, फिर कभी बाहर भी नहीं निकल सकूंगी इतनी देर। शेखर के दिल की धड़कन धीरे धीरे शांत हो गई। आरंभ वह कर चुका था,
अब आगे बढ़ना उतना कठिन नहीं था। शारदा के प्रश्न टालने से वह कुछ अप्रतिभ तो हुआ, लेकिन फिर भी आग्रह से कहने लगा, पहले मैं नहीं जानता था कि प्यार क्या होता है, अब जानता हूँ। मैं तुम्हारा आदर कर सकूंगा। शारदा, बताओ तो, तुम मुझसे प्यार करती हो? और जो मैं कहूँ कि नहीं करती तो शेखर से कुछ कहते नहीं बना। वह काफी देर तक चुप रहा, भीतर ही भीतर न जाने क्या उलटफेर करता रहा। फिर उसने कहा, शायद अभी मुझे पूछना नहीं चाहिए, पर मद्रास तो आओगी ना? यह विषय परिवर्तन उसे अच्छा नहीं लगा, लेकिन शेखर ने यह नहीं देखा कि शारदा ने खंडित सी होकर कहा, और अगर ना आई तो? आओगी कैसे नहीं, आना पड़ेगा। शेखर ने कुछ क्रोध में, कुछ अपने से ही उस क्रोध को छिपाने के लिए हंसी में कहा, और आगे धीरे धीरे उलझने लगा। शारदा ने कहा, नहीं आऊँगी, यहीं पढ़ूंगी। वहाँ आना व्यर्थ है, और मैं अकेली कहाँ रहूँगी? और तुम नहीं आओगी तो मैं समझूंगा कि तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहती। शारदा ने और भी कुंठित स्वर में, जैसे उसकी बात दोहराते हुए कहा, तब तो जान पड़ता है, तुम्हें ऐसा सोचने का मौका देना ही पड़ेगा कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं चाहती। शारदा। शारदा चुप। शारदा। वह फिर चुप। शारदा। अब की बात कांपते हुए स्वर में, शारदा, तुम्हें वे दिन याद हैं? और शेखर जल्दी जल्दी 2 वर्ष पहले की कितनी ही बातें गिना गया। स्कूल से आते हुए शारदा की प्रतीक्षा, चीड़ के वन में उसका मिलना, इकट्ठे बैठकर गीतांजलि का पाठ, फूलों का बीनना, और अंत में वह क्षण जब उसने एकाएक उठाकर दोनों हाथों से शारदा की आंखें भींच ली थी और उसके बालों में अपना मुंह छिपा लिया था, उनके सौरभ से अभिभूत होकर। शारदा ने भी मुंह फेर कर व्यथित कांपते हुए स्वर में रुक रुक कर कहा, जिन बातों का न हुआ होना ही अधिक उचित है, उन्हें याद करने में कुछ लाभ है, ऐसा मैं नहीं समझती। शेखर ने आगे बढ़कर शारदा की दोनों कलाइयाँ पकड़ ली। उसके आवेग में, उसके स्पर्श में, उसके स्वर में एक साथ ही यत्न से दबाया हुआ कोप भी था, और व्याकुल अभ्यर्थना। शारदा, यह तुम्हें क्या हुआ? तुम मुझे प्यार करती हो, कहो कि तुम मुझे प्यार करती हो। छोड़ दो मेरा हाथ। कहती क्यों नहीं? कहो। शेखर ने अपनी पकड़ और भी कड़ी कर ली। तब एकाएक रोष और आंसुओं से रुधे स्वर में, तुम्हें प्यार? मुझे खेद है कि मैंने तुमसे कभी बात भी की। शारदा ने झटक कर अपने हाथ छुड़ा लिए और अपनी कलाइयों पर पड़ी हुई शेखर की उंगलियों के गहरी छाप की ओर देखते हुए घर की ओर भाग चली। शेखर कुछ देर वहीं स्तब्ध खड़ा रहा, समझने की कोशिश करता रहा कि यह क्या हो गया। फिर धीरे धीरे घर लौट आया। अगले दिन सुबह और शाम उससे अगले दिन फिर सुबह और शाम शेखर पार्क में जाकर प्रतीक्षा करता रहा। शारदा नहीं आई। तब शेखर को एकाएक विश्वास हो गया कि सब कुछ समाप्त हो गया है। उसे अचंभा नहीं हुआ समुद्र ने उसे स्वीकार नहीं किया था। समुद्र अपनी नीलिमा में सब कुछ अपना लेता है। उसने भी शेखर को अस्वीकार करके बाहर फेंक दिया था। वह उच्छिष्ट है। उसे शारदा नहीं स्वीकार करती तो अचंभा क्या? शेखर ने सदाशिव से कहा, अब वापस चलना चाहिए, तैयारी पूरी हो गई है। तुम? सदाशिव एकाएक रुक गया, शेखर की आंखों में देखता रहा। थोड़ी देर बाद उसने दुखी स्वर में कहा, अच्छा चलो, वहीं चलकर देखेंगे कि कैसी तैयारी हुई है। और वह जाने लगा। सदाशिव, तुम पूछते नहीं कि क्या हुआ है। तुम दुखी हो, इस दुख में अकेले ही रहोगे। मेरे पास आना बुरा लगेगा। सदाशिव, तुम इतनी बातें जानते कैसे हो? सदाशिव ने धीरे से कहा, अपनी माँ के पागलपन से मैंने बहुत कुछ सीखा है। जो भोग चुके हैं वही गुरु होने के काबिल होते हैं। चलते समय जब शेखर प्रणाम करते हुए झुका तब सदाशिव की माँ ने कहा, बेटा फिर कब आओगे? यह तो तुमने बताया ही नहीं। शेखर का जी भर आया। उसने एकाएक झुककर माँ के पैर छू लिए। माँ ने आर्द्र होकर उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। शेखर ने लक्ष्य किया, एक ऐसे भाव से भरकर जो कृतज्ञता के बहुत निकट था, कि माँ ने उसे वहाँ का साधारण आशीर्वचन, तुम सुखी हो, नहीं कहा। माँ ने कहा, तुम यशस्वी हो। कुछ दिन और वह निरर्थक उद्देश्यहीन मेहनत, वह अनदेखती आंखों की पढ़ाई, उसके बाद आकांक्षाहीन होकर परीक्षा में बैठना, फिर उसका भी अंत। शेखर ने जान लिया कि वह पास हो जाएगा, लेकिन पास भर होगा,
उससे अधिक कुछ नहीं। उसने संगी साथियों से विदा ली। फिर मद्रास से विदा होने के लिए वह समुद्र तट पर गया। मद्रास के प्रांत से उसे उपरीत हो गई थी। वह जानता था कि वह अब वहां नहीं लौटेगा। अब परिस्थिति में उसका संग्राम, उस उच्छिष्ट की मान लीला अब किसी दूसरे युद्ध मुख पर होगी। शारदा से विदा, शारदा के देश से भी विदा। बहुत देर तक वह समुद्र में उमड़ने और उतरने को देखा किया और उसकी अगाध रहस्यमयता को। साथियों, यह उपन्यास यही समाप्त होता है। पूरा उपन्यास सुनने के बाद आप कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिखिएगा कि आपको यह उपन्यास कैसा लगा। यह उपन्यास समझने में कठिन है, लेकिन मेरा सबसे पसंदीदा उपन्यास शिखर एक जीवनी ही है। यह मैंने लगभग 5 से 6 बार पढ़ा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आप भी सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। इसके बाद हम लेकर हाजिर होंगे शिखर एक जीवनी का ही दूसरा खंड। जय हिंद।